भारत के 100 में से 86 किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। बेसिकली एक छोटे फुटबॉल फील्ड से भी कम। ये छोटा सा फैक्ट हमारी एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी कहानी और सबसे बड़ी चुनौती दोनों कहता है। आज हम इसी कहानी को डिकोड करेंगे दोस्त। Hey, if this helps you, hit subscribe now, comment your feedback, share to grow the channel. So let's lock in the journey together. Exactly, बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल का मिशन है इंडियन एग्रीकल्चर के कोर को समझना। बेसिक डेटा से शुरू करेंगे, फिर की चैलेंजेस पर फोकस करेंगे और क्रॉपिंग पैटर्न्स के मॉडर्न सॉल्यूशंस जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रेट। तो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक नेम, एग्रीकल्चर का बेसिक डेटा, द बिग पिक्चर, ब्रॉड माइक्रो थीम, अनपैकिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर द फ्यूचर। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है नंबर्स डोंट लाई, इंडियन एग्रीकल्चर इन डेटा। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? सिंपल शब्दों में ये वो नंबर्स हैं जो बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कितनी है और असल में जमीन पर क्या हो रहा है। समझे? बिल्कुल। और इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन आपके परिवार की टोटल इनकम का 18% हिस्सा खेती से आता है, लेकिन घर के 42% लोग उसी पर डिपेंडेंट है। यही सिचुएशन इंडिया की है। ये डेटा हमें इनकम और डिपेंडेंसी के गैप को एकदम साफ साफ दिखाता है। याद रखना। वाह, दैट्स अ पावरफुल एनालॉजी। तो चलिए कंटेंट में आते हैं। इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर सिर्फ फसल उगाना नहीं है, ये देश की बैकबोन है। चलो देखते हैं ये बैकबोन कितनी स्ट्रांग है। सही बात है। और इसका बैकग्राउंड भी इंटरेस्टिंग है। आजादी के टाइम एग्रीकल्चर जीडीपी का आई थिंक 50% से भी ज्यादा था। आज ये कम हुआ है, पर क्यों? एंड इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? थोड़ा सोच लो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अब आते हैं कोर लॉजिक पर, यानी कि डेटा पॉइंट्स। शुरू कीजिए। राइट। सबसे पहला पॉइंट, जीडीपी कंट्रीब्यूशन। इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज का शेयर अभी 18.2% है। एक मिनट, एलाइड एक्टिविटीज मतलब? एलाइड एक्टिविटीज मतलब एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, ये सब। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है लाइवलीहुड। ये बहुत क्रिटिकल है। 42.3% पॉपुलेशन, यानी लगभग आधी आबादी आज भी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। 42.3%, दैट्स ह्यूज। ग्रोथ रेट का क्या सीन है? ग्रोथ रेट थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है। पिछले 5 सालों में एवरेज ग्रोथ 4.18% रही है, जो अच्छी है। बट FY24 में पुअर मॉनसून की वजह से ये सिर्फ 1.4% थी। ओह, तो मॉनसून पर डिपेंडेंसी अभी भी काफी है। बिल्कुल। अब आते हैं सब सेक्टर्स पर। क्रॉप्स का हिस्सा अभी भी सबसे ज्यादा है, 55%। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइवस्टॉक यानी पशुधन का शेयर 30% तक पहुंच गया है और फिशरी भी 7.2% के आसपास है और तेजी से बढ़ रहा है। सो दैट्स कूल ना, मतलब एक शिफ्ट हो रहा है। एग्जैक्टली। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पर, द एग्री सेंसस 2015-16। इसके अकॉर्डिंग 86.2% लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल है, यानी 2 हेक्टेयर से कम। ये नंबर एकदम याद रखना है। 86.2%। और टोटल एरिया कितना है खेती के अंदर? टोटल ऑपरेटेड एरिया है 157 मिलियन हेक्टेयर्स, जो इंडिया के टोटल एरिया का लगभग आधा है। ठीक है, तो अब कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं इस पर, ताकि ये पॉइंट्स क्लियर हो जाए। माय फर्स्ट क्वेश्चन, सो अगर जीडीपी में एग्रीकल्चरल का शेयर सिर्फ 18% है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? गुड क्वेश्चन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 42.3% पॉपुलेशन, मतलब लगभग आधी आबादी की रोजी रोटी इसी से जुड़ी है। ये एक इकोनॉमिक नंबर से ज्यादा एक सोशल रियलिटी है। मेक सेंस। अच्छा, ये लाइव स्टॉक और फिशरी का शेयर क्यों बढ़ रहा है? ऐसा क्या हुआ? सिंपल, डिमांड एंड सप्लाई। मिल्क, मीट और फिश की डिमांड बढ़ रही है लोगों की इनकम बढ़ने से। प्लस ये फार्मर्स के लिए इनकम का एक एक्स्ट्रा सोर्स बन रहा है। इट्स अ डाइवर्सिफिकेशन ट्रेंड। राइट। अब मेरा अगला सवाल उसी इस 86% वाले नंबर पर है। ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वाली बात बार बार क्यों आती है? व्हाट्स द बिग डील? द बिग डील इज क्योंकि छोटी जमीन पर टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन करना मुश्किल हो जाता है। आप छोटी सी जमीन के लिए बड़ा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। आपको बैंक लोन देने से हिचकिचाएगा। ये एग्रीकल्चर की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। तो ये 86% फार्मर्स स्मॉल हैं, पर एरिया कितना कंट्रोल करते हैं टोटल खेती की जमीन का? बहुत अच्छा सवाल। वो 86% फार्मर्स मिलकर टोटल फार्मिंग एरिया का सिर्फ 47% कंट्रोल करते हैं। सोचो कितना फ्रैगमेंटेड है सिस्टम। सिर्फ 47%? और क्या ये 86% का आंकड़ा बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ ही रहा है। इसका कारण है लैंड फ्रैगमेंटेशन। जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में बढ़ती जाती है और छोटी होती जाती है। लैंड कंसोलिडेशन यानी चकबंदी के एफर्ट्स भी अब कम हो गए हैं। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि हमारे ज्यादातर किसान रिस्क नहीं ले पाते। वो नई फसल ट्राई करने से डरते हैं और इसलिए सरकारी पॉलिसीज को हमेशा इन 86% किसानों को ध्यान में रखकर बनाना पड़ता है। गॉट इट। तो इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या निकलता है? So the picture is high dependency, low and fragmented land and changing internal dynamics with livestock gaining importance. परफेक्ट। चलो अब पॉज करके प्रैक्टिस करो। एज पर एग्री सेंसस 2015-16, 86.2% ऑफ इंडियन लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। प्रैक्टिस सेइंग दिस पार्ट अलाउड। और इसका मिनी रिकैप। In short, Indian agriculture is characterized by a large dependent population on small fragmented land holdings. ग्रेट, ये बेस अच्छे से सेट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो इस डेटा से नेचुरली निकलता है। टॉपिक नेम, एग्रीकल्चर की की चैलेंजेस, द हर्डल्स रेस। हेडिंग, व्हाट्स स्टॉपिंग आवर फार्मर्स, द की चैलेंजेस। तो डेफिनेशन, ये वो रियल प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर्स रोज फेस करते हैं, पानी की कमी से लेकर मार्केट में सही प्राइस न मिलने तक। बेसिकली द ग्राउंड रियलिटी। लेकिन मार्केट ले जाने के लिए ना तो अच्छी स्टोरेज है ना ट्रांसपोर्ट। रिजल्ट, आपकी आधी फसल खराब हो गई और जो बची उसका भी सही दाम नहीं मिला। दिस इज अ क्लासिक एग्री मार्केटिंग चैलेंज। ये तो बहुत कॉमन स्टोरी है। तो अब कंटेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। डेटा ने प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा किया, अब उन प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझते हैं। ये एक हर्डल्स रेस की तरह है। सही कहा। और इसका बैकग्राउंड ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें फूड सिक्योर तो बनाया, हमें खाने की कमी से निकाला, बट उसके साइड इफेक्ट्स अब चैलेंजेस बनकर उभर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर डिप्लीशन। राइट। तो कोर लॉजिक क्या है? चैलेंजेस की लिस्ट क्या है? चलिए एक एक करके गिनते हैं। पहला, स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग, वही 86% वाली प्रॉब्लम। इससे टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। ओके, ये हमने भी डिस्कस किया। नंबर 2, पुअर क्वालिटी इनपुट्स।
फार्मर्स को आज भी अच्छी क्वालिटी के सीड्स और फर्टिलाइजर्स तक आसानी से एक्सेस नहीं है। बहुत सारी नकली चीजें मार्केट में हैं। अच्छा, नेक्स्ट। वाटर इश्यूज, ये बहुत बड़ा है। एक तो हाई डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून, लगभग 50% खेती बारिश पर निर्भर है, और जहां इरिगेशन है वहां इनएफिशिएंट इरिगेशन, जैसे फ्लड इरिगेशन से पानी वेस्ट होता है। नेक्स्ट चैलेंज। लो प्रोडक्टिविटी, ये सुनकर शायद अजीब लगे पर सच है। हमारी प्रोडक्टिविटी यानी केजी पर हेक्टेयर दुनिया के बेस्ट कंट्री से बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल मेज में, मिल्क में। ओके, और एग्री मार्केटिंग इश्यूज, एबीएमसी मंडीज में प्रॉब्लम्स, मिडिलमैन का कंट्रोल, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की कमी। बेसिकली फार्मर को राइट प्राइस नहीं मिलता। इसके बाद डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा टेक्निकल है। इसका मतलब है कि खेत में जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिससे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है। ओके, इस पर हम क्रॉस क्वेश्चनिंग में आएंगे। और लास्ट चैलेंज। लास्ट और सबसे अहम, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। वाटर टेबल गिर रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर से पोल्यूशन बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ रहा है। ओके, ये 8 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए। अब कुछ सवाल। पहला, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को सिंपल वर्ड्स में कैसे समझाऊं? बहुत सिंपल। एक काम को जहां एक इंसान कर सकता है वहां 3 लोग लगे हुए हैं। आउटपुट उतना ही है चाहे एक करे या 3। सो द एक्स्ट्रा 2 पीपल आर डिस्गाइज्ड एज एम्प्लॉयड। वो काम करते हुए दिख रहे हैं पर उनकी जरूरत नहीं है। गॉट इट? सिंपल। अच्छा, प्रोडक्टिविटी लो क्यों है? क्या हमारे फार्मर्स मेहनत नहीं करते? मेहनत बहुत करते हैं, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा। प्रॉब्लम है साइंटिफिक मेथड्स, क्वालिटी इनपुट्स और टेक्नोलॉजी का लैक। एक यूएस काऊ 5 से 6 गुना ज्यादा मिल्क देती है, नॉट बिकॉज इट वर्क्स हार्डर बट बिकॉज ऑफ बेटर ब्रीडिंग, फीड एंड टेक्नोलॉजी। सेम लॉजिक यहां अप्लाई होता है। सही बात है। अच्छा, फ्लड इरिगेशन में प्रॉब्लम क्या है? पानी ही तो दे रहे हैं। प्रॉब्लम है एक्सेस पानी, जरूरत से कहीं ज्यादा। उससे वाटर टेबल नीचे जाता है, सॉइल में सैलिनेशन बढ़ता है यानी नमक की मात्रा बढ़ती है, और पानी वेस्ट होता है जो दूसरे क्रॉप्स के लिए यूज हो सकता था। तो क्या स्मॉल लैंड होल्डिंग प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है या ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, सोल्यूशन है। 2 बड़े आइडियाज हैं। एक है लैंड कंसोलिडेशन यानी बिखरी हुई जमीनों को एक जगह करना, चकबंदी। या फिर दूसरा फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओज बनाना, जहां सब मिलकर खेती करें। एफपीओज, इस पर हम बाद में आएंगे। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर। सस्टेनेबिलिटी कंसर्न में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है इन योर ओपिनियन? द वाटर क्राइसिस, नो डाउट। पंजाब हरियाणा जैसे एरियाज में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर है। इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। उफ, तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इन सभी चैलेंजेस का ये है कि फार्मर की इनकम कम रहती है, वो कर्ज में डूब जाता है, और हमारा एग्रीकल्चर मॉडल फ्यूचर के लिए अनसस्टेनेबल है। Perfect summary. The path to doubling farmers' income is filled with these hurdles, which need systematic solutions, not quick fixes. ठीक है, लेट्स डू अ प्रैक्टिस क्यू। रिहर्स दिस लाइन। की challenges in Indian agriculture include small land holdings, low productivity and water scarcity. Practice. Or mini recap. In short, our agriculture faces structural, resource-related and market-related challenges that keep farmer incomes low. ठीक है, प्रॉब्लम्स तो समझ गए बहुत डिटेल में, पर इसका सोल्यूशन क्या है? अब आते हैं गेम चेंजिंग आइडियाज पर, हमारा तीसरा सेक्शन। टॉपिक नेम क्रॉपिंग पैटर्न एंड इट्स मॉडर्न सॉल्यूशंस। इसमें हम 2 पार्ट्स डिस्कस करेंगे। पहला है टॉपिक 3A, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हेडिंग है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, द मैजिक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सही। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम ग्रोइंग जस्ट 1 or 2 क्रॉप्स, जैसे हमारे यहाँ व्हीट और राइस, टू अ वाइडर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, सस्टेनेबल हो या कम रिसोर्सेज यूज करें। कूल। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचते हैं। इमेजिन आप सिर्फ राइस उगा रहे हो, एक साल बारिश कम हुई, फसल बर्बाद। बट अगर आपने राइस के साथ मिलेट्स जैसे जौर या बाजरा जो कम पानी में उगते हैं भी उगाए होते, तो आपका रिस्क आधा हो जाता। दैट्स डाइवर्सिफिकेशन इन एक्शन। कूल ना? बिल्कुल। अब इसके कंटेंट पर आते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि इंडिया में व्हीट राइस साइकिल एक ट्रैप बन गया है, खासकर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इससे निकलने का रास्ता है। और इसका बैकग्राउंड? बैकग्राउंड वही ग्रीन रेवोल्यूशन है। The green revolution pushed for wheat and rice to ensure food security. But now we need a new revolution of diversification to fix its side effects, जैसे पानी का खत्म होना। ठीक है, तो अब आते हैं इसके कोर लॉजिक पर, यानी इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस 3 लेवल्स पर हैं, फार्मर, एनवायरमेंट और इकोनॉमी। फार्मर्स के लिए ये सॉइल हेल्थ इंप्रूव करता है, पेस्ट साइकिल्स को तोड़ता है, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलियंस बढ़ाता है, रिस्क कम करता है और फाइनली इनकम बढ़ाता है। ओके, ये तो फार्मर के लिए हुआ। एनवायरनमेंट के लिए क्या? एनवायरनमेंट के लिए ये बायोडाइवर्सिटी बढ़ाता है और पोल्यूशन कम करता है, जैसे पराली जलाना यानी स्टबल बर्निंग। और इकोनॉमी के लिए? इकोनॉमी के लिए ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करता है। हम सिर्फ कैलोरीज नहीं, मिलेट्स और पल्सेस जैसे न्यूट्रिशियस फूड उगाएंगे। ये एनिमल हस्बेंड्री को सपोर्ट करता है, फॉडर देकर, और फूड प्रोसेसिंग में रूरल जॉब्स क्रिएट करता है। वाओ, इतने सारे फायदे। तो फिर हो क्यों नहीं रहा? इसके हिंड्रेंसेस क्या हैं? कोर लॉजिक का दूसरा पार्ट। 3 बड़ी हिंड्रेंसेस हैं। पहली, सबसे बड़ी, गवर्नमेंट पॉलिसी। एमएसपी और प्रोक्योरमेंट सिस्टम व्हीट और राइस को ही फेवर करता है। फार्मर्स को एश्योर्ड इनकम मिलती है। ओके, द एमएसपी ट्रैप। दूसरी, लैक ऑफ अवेयरनेस। फार्मर्स को इसके बेनिफिट्स नहीं पता और नया कुछ ट्राई करने में रिस्क लगता है। उन्हें मार्केट का डर रहता है कि नई फसल कौन खरीदेगा। बिल्कुल। और तीसरी, हाई इनिशियल कॉस्ट एंड इनपुट इश्यूज। नई क्रॉप्स के लिए नए मशीन्स, नए सीड्स और नई स्किल्स चाहिए, जिसका इन्वेस्टमेंट फार्मर के लिए मुश्किल है। सही है। चलो अब इस पर कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर डाइवर्सिफिकेशन इतना अच्छा है तो फार्मर्स करते क्यों नहीं? व्हाट्स द सिंगल बिगेस्ट रीजन? द एमएसपी ट्रैप। बिना किसी डाउट के व्हीट और राइस पर अश्योर्ड गवर्नमेंट बाइंग है। फार्मर के लिए ये एक सेफ बेट है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, भले ही वो लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल हो। गॉट इट। अच्छा, हाउ डज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इंप्रूव सॉइल हेल्थ? ये कैसे काम करता है? डिफरेंट क्रॉप्स टेक डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मोनोकल्चर से सॉइल के कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एकदम खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब आप अलग अलग फसलें उगाते हैं तो बैलेंस बना रहता है। और कुछ क्रॉप्स जैसे पल्सेस, दालें, वो तो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करके उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते भी हैं।
It creates a natural balance. इंटरेस्टिंग। अच्छा, स्टबल बर्निंग का डाइवर्सिफिकेशन से क्या कनेक्शन है? Stubble burning problem is mainly linked to rice harvesting. राइस की जो पराली है उसे मैनेज करना मुश्किल होता है और दो फसलों के बीच टाइम कम होता है। अगर फार्मर राइस की जगह कोई और क्रॉप उगाएगा जैसे मेज या पल्सेस तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ओह, तो ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है? कई तरीकों से सिंपल मोबाइल ऐप से फार्मर्स को अवेयरनेस दे सकते हैं कि उनके एरिया के लिए कौन सी दूसरी फसल अच्छी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हाई यील्ड मिलेट्स बना सकते हैं। प्रिसिजन एग्रीकल्चर से इनपुट कॉस्ट कम कर सकते हैं जैसे ड्रोन से स्प्रे करना। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट? कुछ हो रहा है? हाँ, हो रहा है। एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स के लिए। प्लस वो पल्सेस और मिलेट्स पर एमएसपी बढ़ा रहे हैं टू एनकरेज फार्मर्स टू शिफ्ट। लेकिन प्रोक्योरमेंट अभी भी एक इशू है। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका? Crop diversification can solve Punjab's water crisis, Delhi's pollution, and India's nutrition problem all at once. ये इतना powerful है. जबरदस्त। कंक्लूजन? It's a win-win solution, but it needs a strong policy push to break the wheat-rice cycle. सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मार्केट बनाना पड़ेगा. सही बात है। Now pause and practice saying crop diversification benefits the farmer, the environment and the economy by reducing risk and improving sustainability. और mini recap. In short, diversifying away from the wheat-rice monoculture is crucial for making our agriculture profitable and sustainable. बहुत अच्छे से समझाया। अब आते हैं सोल्यूशन के दूसरे पार्ट पर। टॉपिक 3B, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS। इसकी हेडिंग है द अल्टीमेट रीसाइक्लिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. This is a zero-waste, super-efficient system where you combine different agricultural activities like crops, livestock and fishery और आपस में उन्हें ऐसे जोड़ते हैं कि waste of one becomes the input for another. एकदम सर्कुलर इकोनॉमी जैसा। इसका एक एग्जांपल दीजिए। मैं देता हूँ। एक फार्मर गेहूं उगाता है। गेहूं का भूसा यानी स्ट्रॉ अपनी गाय को खिलाता है। गाय के गोबर से बायोगैस बनाता है और बची हुई स्लरी को खेत में खाद की तरह यूज करता है। नथिंग इज वेस्टेड। दिस इज अ परफेक्ट IFS मॉडल। बिल्कुल सही एग्जांपल। चलिए इसके कंटेंट पर आते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि IFS इज लाइक क्रिएटिंग अ मिनी इकोसिस्टम ऑन द फार्म इटसेल्फ। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ। और इसका बैकग्राउंड, क्या ये कोई नई टेक्नोलॉजी है? Not at all. This is not a new concept. Traditional Indian farming was often integrated. हमारे दादा परदादा खेती के साथ पशु भी रखते थे हमेशा। We are now just rediscovering its scientific benefits. अच्छा, तो इसके कोर लॉजिक यानी एडवांटेजेस क्या है? पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है सस्टेनेबिलिटी। ये रिसोर्स यूज को ऑप्टिमाइज करता है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट करता है, सॉइल हेल्थ इंप्रूव करता है और बायोडाइवर्सिटी प्रमोट करता है। Okay. और फार्मर के लिए? फार्मर के लिए सबसे बड़ा फायदा है इनकम सिक्योरिटी। फार्मर के पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेज हो जाते हैं। क्रॉप्स, मिल्क, फिश, एग्स। अगर एक फेल हुआ तो दूसरा संभाल लेगा। रिस्क कम हो जाता है। राइट, और कुछ? हाँ, क्लाइमेट रेजिलियंस। अगर आपने फार्म पर एग्रो फॉरेस्ट्री यानी पेड़ लगाए तो वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प करते हैं। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फार्म पर ही मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल्स अवेलेबल हो जाते हैं फॉर द फैमिली। ये तो बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है, बट चैलेंजेस तो होंगे ही। हाँ, चैलेंजेस भी हैं। 3 मुख्य चैलेंजेस। पहला वही स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। 86% फार्मर्स के पास इतनी जमीन ही नहीं कि वो क्रॉप्स के साथ पॉन्ड या डेयरी फार्म भी मैनेज कर सकें। ये प्रॉब्लम हर जगह आ जाती है। दूसरा, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड लैक ऑफ स्किल्स। डेयरी फार्म या फिशरी शुरू करने के लिए पैसा और नॉलेज दोनों चाहिए। सही है। और तीसरा, मार्केट एक्सेस। मिल्क या फिश पेरिशेबल आइटम्स हैं, इन्हें बेचने के लिए नियर बाय मार्केट जरूरी है। रिमोट विलेजेस में ये एक चैलेंज है। बिल्कुल ठीक। अब इस पर कुछ सवाल। पहला सवाल, IFS और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या फर्क है? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। अच्छा सवाल है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज अबाउट व्हाट यू ग्रो, यानी आप कौन सी अलग अलग फसलें उगाते हैं। IFS इज अबाउट हाउ यू फार्म, यानी आप अलग अलग फार्म एक्टिविटीज को आपस में कैसे लिंक करते हैं। यू कैन हैव बोथ। आप डाइवर्स क्रॉप्स उगा सकते हैं एक IFS मॉडल में। गॉट इट। सो इज IFS ओनली फॉर बिग फार्मर्स? का एक और एग्जांपल दो बायोगैस के अलावा। बिल्कुल। फिश पॉन्ड का पानी जिसमें फिश एक्सक्रीटा होता है इज सुपर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस। उसे खेत में इरिगेशन के लिए यूज करना एक परफेक्ट एग्जांपल है। आप मुफ्त का लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। ब्रिलियंट। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है IFS अडॉप्ट करने में? सिंगल बिगेस्ट चैलेंज? द इनिशियल कॉस्ट एंड द माइंडसेट शिफ्ट, ये सबसे बड़ा है। फार्मर को एक से ज्यादा चीजों का एक्सपर्ट बनना पड़ता है। खेती, पशुपालन, मार्केटिंग, इट रिक्वायर्स मोर स्किल्स। ये अहम बात है। तो क्या गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है? यस, कर रही है। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR इज डेवलपिंग डिफरेंट IFS मॉडल्स सुटेबल फॉर डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। हर जगह ही की मॉडल काम नहीं करेगा, पहाड़ों के लिए अलग, कोस्टल एरिया के लिए अलग। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो? IFS can make farming profitable even on a small scale, और ये हमारे villages को self sufficient बना सकता है in terms of food, fodder and energy. ग्रेट। तो कंक्लूजन? IFS is the future of sustainable farming, turning a farm into a self-sustaining, profitable enterprise. चलिए प्रैक्टिस क्यू। रिहर्स दिस। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम लिंक्स क्रॉप्स, लाइवस्टॉक एंड फिशरी इन अ जीरो वेस्ट मॉडल। और इसका mini recap. In short, IFS is a smart farming approach that maximizes profit and minimizes waste by creating a symbiotic relationship between different farm activities. वाओ, व्हाट अ जर्नी। एक सिंगल डेटा पॉइंट 86% से शुरू करके हम फ्यूचरिस्टिक फार्मिंग मॉडल्स तक पहुंच गए। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। द ब्रॉड माइक्रो थीम वाज अनपैकिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर द फ्यूचर। ठीक है, मैं समराइज करता हूँ। The problem, we started with the data, 86% of our farmers are small and marginal. इससे आते हैं huge challenges जैसे low productivity, water scarcity और poor market access. राइट। उसके बाद? The wheat rice trap. फिर हमने देखा कि हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कैसे व्हीट और राइस में फंस गया है जो कि अनसस्टेनेबल है। और फिर सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशंस। और आखिर में हमने 2 पावरफुल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर किए। फर्स्ट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मूविंग टू अ वाइडर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स टू रिड्यूस रिस्क एंड इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी।
And second, integrated farming systems, creating a zero-waste, multi-income model on the farm itself. Awesome. Now for the final test. Listeners के लिए 6 quick questions to lock in this knowledge. Ready? Let's do it. Question 1. How would you explain the problem of small and marginal land holdings to a friend in 30 seconds? Using the football field analogy. सोचिएगा. Question 2, quick guide. What are the two main types of modern farming systems we discussed today? Question 3. Suggest a memorization tweak for the advantages of crop diversification. Remember the 3 categories? Farmer, environment, and socho? Question 4, if MSP for wheat and rice is the problem, what's the simple policy solution we talked about? Question 5. How does an IFS farmer turn waste into wealth? Recall the cow dung example. Or last, question 6, what's the one big number you must remember from today's discussion? Hint, it's about farmers. Great. इन सवालों पर जरूर सोचना. So, the final thought is this. The future of Indian agriculture isn't about working harder, but working smarter. It's about moving from monoculture to diversity, from waste to wealth. Solutions to hai, but the real challenge is bringing them to those 86% of farmers. Absolutely. Here's a challenge for you, dost. Try to create a simple mind map connecting all the topics we discussed, starting with the 86% statistic at the center. देखो कि कैसे सब कुछ उस एक नंबर से जुड़ता है. और हाँ, don't forget to subscribe now, comment your feedback, and share to grow the channel. खेती का भविष्य. Broad micro theme. Decoding India's agricultural crossroads. Imagine this, it's the 1960s, और भारत famine के साये में जी रहा है. We were importing grain just to feed our own people. फिर एक miracle हुआ, एक revolution, the green revolution. Exactly. High-yielding seeds, fertilizers, irrigation, इन्होंने मिलकर ऐसा जादू किया कि कुछ ही सालों में हम food deficit से food surplus nation बन गए. It was nothing short of a miracle. But every story has a twist, है ना? और यहाँ अहम सब कुछ सच में इंटरेस्टिंग हो जाता है. जिस राइस स्वीट सिस्टम ने हमें बचाया, आज वही हमारी जमीन, हमारे पानी और हमारे फ्यूचर के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है. Absolutely. Today, we're going deep into this puzzle. We'll explore why this successful model is now a burden. And then we look at 3 potential paths forward. Integrated farming, precision agriculture, and organic farming. Sounds like a plan. Hey, if this helps you, hit subscribe now, comment your feedback, and share to grow the channel. So let's lock in the journey together. So our learning map for today is simple. First, the problem, the rice wheat system's unseen costs. Then the solutions, integrated, precision, and organic farming. Let's start this deep dive. Topic: the green revolution's double-edged sword. Sub-theme, from panacea to problem. Okay, तो सबसे पहले बेसिक्स पे आते हैं. हरित क्रांति का ये राइस व्हीट सिस्टम इतना insanely successful हुआ कैसे? What was the magic formula? Basically, a perfect storm of 3 things. पहला, जैसा आपने कहा, the high-yielding variety seeds. They were game changers. Right, the famous HYV seeds. दूसरा, and perhaps the most crucial factor, government की तरफ से MSP, minimum support price की guarantee. The MSP, the economic safety net for farmers. Exactly. इससे किसानों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली कि उनकी फसल एक फिक्स्ड प्राइस पे बिकी जाएगी. No market risk. Okay, so better seeds and guaranteed prices. What was the third piece? तीसरा, इंडिया का मॉनसूनल क्लाइमेट. It was just perfect for this cycle. खरीफ की बारिश में राइस और सर्दियों की नमी में वीट. इस तिकड़ी ने मिलकर पैदावार में एक एक्सप्लोजन कर दिया. So high yield seeds, MSP security, and a favorable climate. That's a powerful combination. It makes sense why it worked. Now practice saying this part aloud. The success of the green revolution was based on HYV seeds, MSP, and a monsoonal climate. In short, this system was a perfectly designed solution for the food crisis of that time. ठीक है, so this trio fed the nation. लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये एक slow poison है. ये सुनने में बहुत harsh लगता है. Let's unpack this. असली दिक्कतें क्या हैं and how serious are they? And here's where things get really serious. The first and most terrifying problem, groundwater depletion. Groundwater depletion मतलब भूजल का गिरना? Yes, rice, जिसे water guzzler crop भी कहते हैं, uses a massive amount of water. MSP की वजह से farmers started growing it even in water-scarce regions like Punjab and Haryana. So the economics of MSP basically overrode the local ecology. Precisely. And the result, I recently met a farmer in Punjab. He told me उनके दादाजी 30 feet पे पानी निकाल लेते थे. Today, he has to dig a bore well deeper than 350 feet. Wait, from 30 feet to 350 feet? That's terrifying. Is this just one farmer story or part of a larger pattern? It's a huge dangerous pattern. Data shows कि पंजाब के central districts में groundwater level हर साल average 75 centimeters से 1 meter तक गिर रहा है. 1 meter per year. That's unsustainable. Absolutely. Some estimates even suggest कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो in the next 20-25 years, a lot of Punjab might run out of usable groundwater for agriculture. हम literally एक-एक बूंद पानी निचोड़ रहे हैं from the earth. So the first major cost is our water security. And I guess there's no easy fix for a falling water table, right? Not at all. Once an aquifer is depleted, it can take centuries to recharge naturally. This is a critical issue. So practice this. Pause and rehearse saying, the rice wheat cycle, especially in Punjab and Haryana, has led to severe groundwater depletion with water tables falling by up to 1 meter per year. Mini recap. The system's first victim is our most precious resource, water. Now let's move to the second major problem. The one right under our feet. The soil. Yes, soil degradation. The chemical fertilizers that boosted our yields are now, ironically, making our land barren. That's the paradox, isn't it? The solution became the problem. How does that happen? It's the system's biggest trap. This is our second big issue, the complete collapse of soil health. When you grow only rice and wheat on the same land year after year, वो मिट्टी से कुछ specific nutrients से खींचते हैं. Like constantly withdrawing only one type of currency from a bank? Perfect analogy. To compensate, farmers pump in chemical fertilizers like urea and DAP.
But these chemicals kill the essential microbes in the soil and destroy its organic carbon content. And without microbes and organic carbon, the soil is just... Dirt, right? Right. Not living soil. Exactly. सरल भाषा में हमारी फर्टाइल सॉइल धीरे-धीरे रेत जैसी बनती जा रही है. It's losing its life, its structure, its ability to hold water. And I'm guessing the consequence of that is you need even more fertilizer next year to get the same yield. You hit the nail on the head. It's a vicious cycle. पैदावार बनाए रखने के लिए हर साल फर्टिलाइजर की डोज बढ़ानी पड़ती है, जिससे मिट्टी और खराब होती है and the farmer's cost also increases. So we're depleting water from below and killing the soil on top. This is a grim picture. Practicing this concept, monocropping of rice and wheat combined with excessive chemical fertilizer use has led to severe soil degradation by depleting organic carbon and killing essential microbes. In short, we traded short-term yield gains for long-term soil death. Wow, okay, so we've covered water and soil. But the impact doesn't stop there, does it? There's a third consequence. Yes, the third deadly outcome, environmental pollution. You mean stubble burning? That's the most visible one, the air pollution from stubble burning that chokes Delhi NCR every year, and we tend to blame the farmers. But it's more complex than that, right? It's a systemic issue. They have to clear the rice stubble and prepare the field for the wheat crop in just 15-20 days. Burning is the cheapest and fastest option they have. They're trapped. So it's a choice between their livelihood and the environment, and they're forced to make a difficult decision. Right. And there's another hidden danger, methane emissions. Methane from rice fields. How? Yes, and this is a massive contributor to climate change. The flooded rice paddies create anaerobic conditions, where bacteria produce methane gas as they decompose organic matter. And methane is a much more potent greenhouse gas than CO2, isn't it? About 25 times more potent over a 100-year period. India is one of the world's largest methane emitters, and our agriculture, especially rice cultivation, plays a huge role in that. So just to recap the problem section, the system that saved us from hunger is now costing us our water, our soil, and clean air, while also contributing to climate change. It's a true dilemma. Let's practice that. Rehearse saying, the environmental pollution from this system includes air pollution from stubble burning and significant methane emissions from rice paddies, a potent greenhouse gas. Mini recap. The Green Revolution's legacy is a complex web of ecological crises. Topic, the future of farming, smart solutions. Subtheme, exploring new paths forward. Okay, the problem is clear, it's deep and it's scary. Let's talk solutions. The first name that comes to mind is Integrated Farming Systems, or IFS. It sounds a bit technical. Can you break it down for us? It's not technical at all. In fact, it's a modern version of traditional Indian wisdom. The core idea is simple. In nature, nothing is waste. Nothing is waste. Yes, it's a zero waste or circular farming model. You integrate crop cultivation with other activities like animal husbandry, fishery, beekeeping, or agroforestry. The key is that one's waste becomes another's input. Can you give us a concrete example? Sure. Imagine a farmer. The crop residue, the straw, becomes fodder for his cattle. The cattle dung, in turn, becomes excellent organic manure for his fields. So he saves money on fodder and fertilizer. Exactly. He reduces his dependence on chemical fertilizers and increases his income. He can also have a small pond for fishery, and the nutrient-rich pond water can be used for irrigation. It creates a self-sustaining ecosystem on the farm. It's great for biodiversity and natural resource management. This sounds amazing, like a picture of a self-sufficient village. But hold on, is this practical for a small farmer with less than an acre of land? Where does he get the space and money for cattle or a fish pond? Isn't the initial cost too high? That is a very valid question and the biggest challenge for IFS. Yes, the initial investment can be a barrier, but it's a scalable model. Scalable how? It doesn't mean you have to start with cows and a huge pond. A small farmer can integrate his crops with a few chickens or goats. He can plant trees on the farm boundary. That's a small IFS model right there. So it can be adapted to different scales. Yes, and this is where farmer-producer organizations and government schemes become critical. They can help farmers with that initial investment and provide the necessary training. Now practice this. Rehearse saying, Integrated Farming Systems, IFS, is a zero-waste model where different farm activities are linked, so one's waste becomes another's input, creating a self-sustaining ecosystem. In short, IFS is about working with nature's logic to create a closed-loop system. All right, so IFS is about harmonizing with nature. But there's another path that's all about leveraging technology. Precision agriculture. Drones, sensors, AI. Sounds like the sci-fi version of farming. What does it actually mean? If IFS focuses on what to grow, precision agriculture focuses on how to grow it. The core idea is, instead of treating the entire field as one uniform unit, you manage it based on the specific needs of each small part. It's called site-specific management, right? Exactly. It's a tailor-made approach instead of one size fits all. Wait a minute. When you say treat each part according to its need, is that practically possible? An acre has millions of plants. Can we really take care of every single plant? Maybe not every single plant, but we can definitely manage small zones within a field. Imagine this, a drone flies over the field. Its thermal imaging camera can tell you that the north corner of the field is dry while the south part has enough moisture. Okay, so you get a moisture map of your field? Yes, and this data goes directly to the farmer's phone. Now, the farmer will only irrigate the north corner, not the whole field. Studies show this can save up to 30-40% of water. That's incredible. So it's about precise application of resources with zero wastage. Absolutely. Here's another example. Multispectral sensors on a drone can also detect if a particular patch of crops is under a pest attack or has a nitrogen deficiency. Before it becomes a big problem. Exactly. So the farmer will spray pesticide or a nano fertilizer only on that specific 10 by 10 meter area, not the entire field. This reduces chemical usage, cuts costs, and protects the environment. But then again, the same question arises. The cost?
This technology must be very expensive. Is this only for big corporate farms, or can our small farmers benefit from it too? It seems difficult. Your concern is valid. As of today, cost is the biggest barrier. But the solution could be a shift from an ownership model to a service model. A service model? What do you mean? Just like a farmer rents a tractor today, in the future, he could rent a drone service. FPOs or local entrepreneurs could buy this technology and offer it to farmers on a pay-per-use basis. Government can support this ecosystem. It's not impossible. It just needs a new way of thinking. Now practice saying this. Precision agriculture uses technology like drones and sensors for site-specific management, applying resources like water and fertilizer only where and when they are needed. In short, precision farming is about using data to make smarter, more efficient decisions. This precision tech is amazing, but it still uses chemicals, even if it's less. What if a farmer wants to go back to nature completely? This is where organic farming comes in, right? Yes, this is the third path, which says, let's go back to the roots. Organic farming means cultivating without any synthetic chemicals, fertilizers, or pesticides. It relies entirely on natural methods. But here's the big question. Can organic farming feed 1.4 billion people? The common perception is that organic means lower yields, and for a country like India, that's just not an option. That is the most important and controversial point in this debate. And here's a surprising fact. Several studies, including one by the Center for Science and Environment, CSE, show that when a farmer shifts from chemical to organic, yields might drop for the first 2 or 3 years. Okay, a transition period. Yes. But after that, as the soil's biological health returns, the yield not only stabilizes but can actually be higher than chemical farming in the long run, because your soil becomes alive and fertile again. If that's the case, then why isn't every farmer doing it? There must be a catch. What's the real obstacle? The real obstacle is on 2 levels: certification and market access. First, getting your product certified as organic is a complex and expensive process. Certification, how does that work? In India, there are 2 main systems: NPPO, which is the government standard and necessary for exports, and PGS, or Participatory Guarantee System, which is based on peer guarantees among a group of farmers and is better for the domestic market. But both require time and paperwork. And let's say a farmer gets the certification. Then what? Then comes the second, bigger challenge: finding the right market. Organic products cost more to produce, so you need a consumer who is willing to pay a premium. This market doesn't really exist in small towns and villages. So they need to reach urban customers. Yes, and for that, farmers need facilities like cold storage and supply chains to get their produce to big cities, which they often lack. So there's a huge gap between the farm and the consumer. Time for practice. Rehearse saying, organic farming avoids all synthetic chemicals, and while yields may initially drop, they can surpass chemical farming in the long term as soil health improves. The main challenges are certification and market linkage. Mini recap. Organic farming promises ecological sustainability, but faces significant economic and logistical hurdles. So we've seen how Indian agriculture is at a crossroads. On one side, we have the proven but exhausted rice wheat system. And on the other, we have new paths like integrated, precision, and organic farming, each with its own promise and its own set of deep challenges. And perhaps the answer isn't in one single magic bullet. The future is likely a hybrid model, a mix of all these approaches, customized to the soil, water, and climate needs of each specific region. So for Punjab, it might be crop diversification combined with precision agriculture, while for the Northeast, it could be integrated organic farming. Exactly. The fight is no longer just about more yield. It's about more yield sustainably. Absolutely. And as we close, we want to leave our listeners with a final thought to ponder. Today, we talked about technology and certified organic methods. But there's another movement that's gaining a lot of popularity: zero budget natural farming, or ZBNF. It claims to be natural and zero cost based on traditional knowledge. It sounds very appealing. It does. On one hand, it has very passionate supporters, but on the other, many scientists raise serious questions about its long-term viability and scalability because there isn't a lot of large-scale scientific data to back up its claims. So it's a conflict between traditional belief and scientific skepticism. Precisely. So the real question is this: when you have traditional knowledge and people's faith on one side and scientific skepticism on the other, how should a farmer or a policymaker decide? Think about that. That's a powerful question to end on. Okay, let's do a quick final recap. Broad micro-theme: decoding India's agricultural crossroads. Here's a summary of what we covered. First, we saw how the Green Revolution's rice-wheat system, while successful, led to severe crises of groundwater depletion, soil degradation, and pollution. Then we explored integrated farming systems, IFS, a zero-waste model that creates on-farm synergies but faces challenges of initial investment. After that, we looked at precision agriculture, which uses technology for hyper-efficient resource use, but cost and accessibility are major hurdles. Finally, we discussed organic farming, which focuses on ecological health, but struggles with certification and market access. Perfect. Now for some quick content probes to help lock this in. First, how would you recall the 3 main problems caused by the rice-wheat system? Quick guide. Think vertically. Water below, depletion; soil on the surface, degradation; and air above, pollution. Water, soil, air. Second probe. What's the one-line difference between IFS and precision agriculture? Suggest a memorization tweak. IFS is about what you integrate, crops plus animals, making it a biological synergy. Precision ag is about how you apply inputs, making it a technological efficiency. Biology versus technology. Third, how would you explain the organic yield debate to a friend in 30 seconds? A simple way. It's a short-term dip for a long-term gain. You invest in soil health for 2-3 years, and then the soil pays you back with sustainable, often higher yields. Fourth probe. What is the service model in precision agriculture? Think of it like Uber for farm tech. Instead of buying the expensive drone, the car, you just pay for the service when you need it. Farming as a service. Fifth, what are the 2 biggest hurdles for an organic farmer after they've grown the crop? Remember the 2 C's: certification and customer.
getting the official stamp, and then finding the right customer willing to pay for it. And our last probe. What's the central conflict presented by ZBNF? It's tradition versus trial, the wisdom of tradition versus the demand for scientific trials and data. Excellent. And now for a simple challenge. Try to explain one of these solutions, integrated, precision, or organic, to someone you know, using one of the analogies we discussed today. See if you can make them understand the core idea in under a minute. That's a great way to practice. Thank you for joining us on this deep dive. It was a fascinating discussion. Subscribe now, comment your feedback, and share to grow the channel. See you next time. इमेजिन करो, एक ही खेत में एक ही समय पर सबसे ऊपर नारियल के पेड़, उनके तनों से लिपटी काली मिर्च की बेल और नीचे जमीन पर अदरक और हल्दी उग रही है। वाह! ये कोई फैंटेसी लैंड की कहानी नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर्ड फार्मिंग का कमाल है। इससे किसान की इनकम बढ़ती है और जमीन भी हेल्दी रहती है। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि अगर ये इतना ही शानदार है तो भारत की खेती आज भी एक चौराहे पर क्यों खड़ी है? एक रास्ता हरित क्रांति का है, जिसने हमें खाना तो दिया, पर जमीन और पानी की कीमत पर। सही बात है। और दूसरा रास्ता टिकाऊ खेती का है, जो भविष्य तो बचा सकता है, पर क्या वो 140 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी। सबसे पहले हम मल्टी लेयर्ड फार्मिंग के ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। राइट। फिर हम देखेंगे कि कैसे पंजाब हरियाणा का राइस व्हीट सिस्टम, जो कभी हमारा हीरो था, अब एक तरह से विलन बन गया है। अच्छा। इसके बाद हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिलेट्स जैसे समाधानों पर बात करेंगे। हम कृषि और पर्यावरण के उस विशिष्ट साइकिल को भी डिकोड करेंगे जिसमें हम फंस गए हैं। और आखिर में चाय, कॉफी से लेकर कपास और तेल तक हर फसल की अपनी कहानी और चुनौतियों को जानेंगे। तो हाँ, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी होने वाली है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहले मल्टी लेयर्ड फार्मिंग, जैसा मैंने बताया, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ही जमीन पर अलग अलग हाइट वाली फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। हाँ। एसेंशियली आप स्पेस को वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे तक इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसका कोर लॉजिक है नेचर की नकल करना। जंगल में कोई जमीन खाली नहीं छोड़ता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर लेवल पर कुछ ना कुछ उगता है। मल्टी लेयर फार्मिंग यही करती है। इससे जमीन की सेहत सुधरती है। सोचिए, अलग अलग फसलें जमीन से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, तो जमीन का दम नहीं घुटता। अच्छा। और पानी और जमीन का बेस्ट यूज होता है। किसानों के लिए ये डबल बोनेंजा है। इनकम बढ़ती है और रिस्क कम होता है। हाँ, मतलब एक फसल फेल हुई तो दूसरी है संभालने के लिए। बिल्कुल। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब एक किसान को नारियल, काली मिर्च और अदरक तीनों की खेती का ज्ञान होना चाहिए? हाँ। ये तो और मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये बहुत वैलिड सवाल है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है, अवेयरनेस और ट्रेनिंग की कमी। अच्छा। इसीलिए ICAR जैसी संस्थाओं का रोल बहुत जरूरी है, जो किसानों के लिए रेडीमेड टेस्ट किए हुए मॉडल्स बनाकर दें। राइट। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये वर्टिकल फार्मिंग से अलग है। हाँ, वो कैसे? वर्टिकल फार्मिंग अक्सर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक ही फसल के साथ स्टैक्स में होती है, जबकि मल्टी लेयर्ड फार्मिंग खुले खेत में नेचर के साथ मिलकर काम करती है। तो अगर इसे अपनाना है तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? जानकारी का अभाव। किसानों तक ये बात पहुंची ही नहीं है कि ऐसा मॉडल एग्जिस्ट करता है जो उनकी आय दोगुनी कर सकता है। उन्हें सही गाइडेंस और इनिशियल सपोर्ट की जरूरत है। Now pause and practice saying this part aloud. इन शॉर्ट, मल्टीलेयर्ड फार्मिंग संसाधनों को मैक्सिमाइज करके सस्टेनेबिलिटी और किसान की आय दोनों को बूस्ट कर सकती है, पर इसे घर घर तक पहुंचाना भी बाकी है। बिल्कुल। तो ये साफ है कि मल्टीलेयर्ड फार्मिंग जैसे तरीके छोटे किसानों के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं, लेकिन भारत की खाद्य सुरक्षा का बोझ छोटे किसानों पर नहीं, बल्कि पंजाब और हरियाणा के बड़े खेतों पर है। हाँ। जहां दशकों से एक ही कहानी चल रही है, चावल और गेहूं की, और अब उस कहानी में खतरनाक मोड़ आ गया है। बिल्कुल, और वो मोड़ है सस्टेनेबिलिटी का क्राइसिस। देखिए, राइस व्हीट सिस्टम ने हमें भुखमरी से बचाया, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये तो है। ये दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव क्रॉपिंग सिस्टम है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये हमारी फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी बन गया। लेकिन एक किसान के नजरिए से सोचिए, उसे गेहूं चावल पर पक्की MSP और सरकारी खरीद की गारंटी मिलती है। हाँ, मिलती है। आप उसे कह रहे हैं कि वो कुछ और उगाए जिसका खरीदार मिलेगा या नहीं, ये भी पक्का नहीं है। ये तो हम किसान से सारा जोखिम लेने को कह रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली। और यहीं पर पॉलिसी का रोल आता है। दशकों से हमारी पॉलिसीज ने इस सिस्टम को इतना इंसेंटिवाइज किया है कि अब इससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। राइट। और इसकी कीमत हम सब चुका रहे हैं। जमीन बंजर हो रही है, वाटर टेबल पाताल में पहुंच गया है, पराली जलाने से दिल्ली का दम घुटता है और बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है। मतलब पंजाब, जिसे हम अन्न का कटोरा कहते थे, हाँ, अब डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। ये एक वेकअप कॉल है। तो इसका हल क्या है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? मतलब किसानों को कहें कि मिलेट्स या दालें उगाओ? हाँ, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। होलिस्टिक अप्रोच? इसका मतलब है कि हमें MSP पॉलिसी को रैशनलाइज करना होगा। जब तक दालों और मिलेट्स पर चावल गेहूं जैसी खरीद की गारंटी नहीं मिलेगी, किसान शिफ्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। साथ ही हमें डायरेक्ट सीडेड राइस जैसी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना होगा, जिसमें पानी की खपत कम होती है। अच्छा। प्रैक्टिसिंग द मेन चैलेंज इज अलाउड। इन शॉर्ट, राइस व्हीट सिस्टम ने हमारा पेट भरा, पर अब ये हमारी जमीन और पानी को खा रहा है, और इसे बदलने के लिए पॉलिसी लेवल पर बड़े बदलाव की जरूरत है। तो एक तरफ ये पानी चूसने वाला सिस्टम है, और दूसरी तरफ एक ऐसा तरीका है जो लगभग बिना केमिकल के हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ। सिक्किम वाला उदाहरण तो कमाल का है। मतलब हमने सिर्फ खेती का तरीका बदला और तितलियां वापस आ गई। बिल्कुल। ये एक छोटा सा सबूत है कि प्रकृति कितनी जल्दी खुद को ठीक कर सकती है अगर हम उसे मौका दें। और ये सिर्फ तितलियों की बात नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग तीनों के लिए विन विन है। किसान, कंज्यूमर और एनवायरनमेंट। कैसे? और पर्यावरण को प्रदूषण से राहत मिलती है। लेकिन सरकार इसके लिए क्या कर रही है? क्या कोई स्पेसिफिक स्कीम्स है? हाँ, बिल्कुल। एक मुख्य योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, यानी PKVY। PKVY? हाँ, ये किसानों को कहती है कि आप अकेले नहीं, बल्कि ग्रुप बनाकर एक क्लस्टर में ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाओ। सरकार सर्टिफिकेशन से लेकर मार्केटिंग तक में मदद करती है। अब सवाल उठता है कि किसी किसान के खेत को ऑर्गेनिक का टप्पा कौन देता है? ये सर्टिफिकेशन कैसे होता है? इसके दो मुख्य रास्ते हैं। एक है NPOP, जो बड़े लेवल पर काम करता है, खासकर अगर किसान को अपना सामान एक्सपोर्ट करना हो। और छोटे किसानों के लिए? उनके लिए एक और बढ़िया सिस्टम है,
पीजीएस यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। इसमें किसान खुद एक दूसरे के खेतों की गारंटी लेते हैं। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये विश्वास पर आधारित है और सस्ता भी है। और फिर जैविक खेती पोर्टल है जो इन किसानों को सीधा बाजार से जोड़ता है। रियाज प्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन शॉर्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक पावरफुल सोल्यूशन है जिससे सरकार स्पेसिफिक स्कीम्स के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के बीच का रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक टू वे स्ट्रीट है, या यूं कहें कि एक विशियस साइकिल है। कैसे? पहले देखिए कि एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट को कैसे हार्म करता है। खेती के लिए जंगल काटे जाते हैं जिसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। राइट। केमिकल फर्टिलाइजर पानी में घुलकर उसे जहरीला बनाते हैं और चावल की खेत मीथेन गैस छोड़ते हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। और ऑक्सीजन को रोक लेती है। और फिर नीचे के सारे जीव जंतु, मछलियां सब दम घुटकर मर जाते हैं। इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ओह, हमने खेत को पोषण देने की कोशिश की और तालाब का गला घुट दिया। एग्जैक्टली। और फिर ये साइकिल घूमकर वापस एग्रीकल्चर पर आता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का पैटर्न बिगड़ रहा है, कभी सूखा कभी बाढ़। हो। तापमान बढ़ने से फसलों पर नए नए कीट जैसे टिड्डियों का हमला बढ़ रहा है। और प्रदूषित नदियों का पानी जब सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है तो जहरीले हेवी मेटल्स हमारी फसलों और फिर हमारी थाली तक पहुंच जाते हैं। तो इस साइकिल को तोड़ें कैसे? क्या सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी है? पर हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, माइक्रो इरिगेशन से पानी का सही इस्तेमाल और सबसे जरूरी सब्सिडीज का रैशनलाइजेशन। मतलब जब तक हम पानी और बिजली मुफ्त में देते रहेंगे, किसान उन्हें बर्बाद करते रहेंगे। हमें इस नेगेटिव साइकिल को तोड़कर एक पॉजिटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाना होगा। राइट, प्रैक्टिस सेइंग द टू साइड्स ऑफ द साइकिल। इन शॉर्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हमें इस नेगेटिव साइकिल को तोड़कर एक पॉजिटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाना होगा। चलिए आप कुछ खास फसलों की बात करते हैं जो हमारी सुबह की शुरुआत करती हैं, चाय और कॉफी। हाँ। चाय के मामले में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, पर चौथे सबसे बड़े एक्सपोर्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाय बहुत पीते हैं, हमारा ज्यादातर प्रोडक्शन देश में ही कंज्यूम हो जाता है। अच्छा। चाय उद्योग की चुनौतियां भी गहरी हैं। क्लाइमेट चेंज से पैदावार घट रही है, पुरानी झाड़ियों को बदलने की जरूरत है और ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बहुत है। और छोटे किसानों के लिए? छोटे किसानों के लिए दार्जिलिंग जैसा जीआई टैग पाना भी एक लड़ाई है। तो क्या कोई रोड मैप है? ये सरकार की अरोमा स्ट्रैटेजी क्या है? एरोमा एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है। ए असिस्टेंस यानी छोटे किसानों की मदद, आर री एनर्जाइज यानी एक्सपोर्ट पर फोकस, ओ ऑर्गेनिक, एम मॉडर्नाइजेशन और ए अडेप्टेबिलिटी अडेप्टेबिलिटी मतलब क्लाइमेट चेंज के हिसाब से खुद को ढालना। और कॉफी की क्या कहानी है? सुना है भारतीय कॉफी बहुत यूनिक है। हाँ, हमारी कॉफी शेड ग्रोन है जो इसे एक यूनिक फ्लेवर देती है। हम 80% कॉफी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो चैलेंज क्या है? हमारी सबसे बड़ी चुनौती ब्रांड रिकॉग्निशन की है। दुनिया में लोग कोलंबियन कॉफी को जानते हैं पर इंडियन कॉफी को नहीं। पॉइंट है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, स्किल लेबर की कमी जैसी समस्याएं तो हैं ही। ग्रीन टूरिज्म, जहां लोग कॉफी बागानों में आकर रहें, एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है जिससे किसानों की इनकम बढ़ेगी। रिहर्स द मेन चैलेंजेस फॉर टी एंड कॉफी। इन शॉर्ट, चाय और कॉफी दोनों ही क्लाइमेट चेंज और मार्केट कंपटीशन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है। बिल्कुल। चाय कॉफी के बाद अब बात करते हैं हमारी थाली की जान दालें और हमारे फॉरगॉटन सुपरफूड्स मिलेट्स की। हाँ, भारत दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी। ये कैसी पहेली है? ये पहली हमारी बढ़ती आबादी और स्टैग्नेंट प्रोडक्शन की कहानी कहती है। हम जितनी दाल उगाते हैं उससे कहीं ज्यादा खाते हैं। अच्छा। और यहाँ कॉबवेब फिनोमेनॉन काम करता है। कॉबवेब फिनोमेनॉन, ये क्या है? एक साल दाल की कीमत अच्छी मिलती है तो अगले साल सारे किसान दाल उगा देते हैं। इससे सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतें गिर जाती हैं। और फिर अगले साल कोई दाल नहीं उगाता और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। किसान और कंज्यूमर दोनों इस जाल में फंसे हैं। ओह, और मिलेट्स जिन्हें अब सरकार श्री अन्न कह रही है, उनकी कहानी तो और भी अजीब है। ये तो हमारे ट्रेडिशनल फूड थे, फिर गायब कैसे हो गए? ग्रीन रेवोल्यूशन ने सारा फोकस गेहूं और चावल पे शिफ्ट कर दिया। मिलेट्स जो कम पानी में और बिना खास देखभाल के उग जाते हैं, उन्हें गरीबों का अनाज मानकर भुला दिया गया। जबकि आज की तारीख में ये सुपर फूड्स हैं। एग्जैक्टली। क्लाइमेट रेजिलिएंट, न्यूट्रिएंट रिच, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इन्हें वापस मेन स्ट्रीम में लाने की ही एक कोशिश है। तो मिलेट्स का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ब्राइट है, पर इसके लिए कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ानी होगी। जब लोग मिलेट्स के बने पिज्जा बेस और नूडल्स मांगेंगे तो किसान अपने आप उगाने लगेंगे। सही है। और सरकार को एमएसपी और प्रोक्योरमेंट पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है। इन शॉर्ट, दालें और मिलेट्स हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दोनों के लिए क्रिटिकल हैं और इन्हें रिवाइवल की सख्त जरूरत है। और अब आते हैं दो सबसे स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर, तेल और कपास। ये चौंकाने वाली बात है कि हम अपने खाने के तेल का 57% इंपोर्ट करते हैं। हाँ, इतनी बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था होने के बावजूद इसकी सीधी वजह है लो प्रोडक्टिविटी। हमारे तिलहन की पैदावार दुनिया में सबसे कम है। ओह, सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम यानी NEOP शुरू किया है, जिसका फोकस पाम ऑयल पर है क्योंकि उसकी ईल्ड बहुत ज्यादा है। लेकिन पाम ऑयल की खेती से तो डिफॉरेस्टेशन का खतरा होता है, जैसा हमने इंडोनेशिया में देखा है। बिल्कुल। और किसान को फसल से पैसा मिलने में 3-4 साल लग जाते हैं। हाँ, और NEOP इन्हीं दो चिंताओं को एड्रेस करता है। ये किसानों को इनिशियल कॉस्ट के लिए सब्सिडी और सबसे जरूरी एक प्राइस अश्योरेंस देता है। प्राइस अश्योरेंस? हाँ, ताकि उन्हें मार्केट फ्लक्चुएशन की चिंता ना हो। अच्छा, ये तो बढ़िया है। अब आते हैं कपास पर। बीटी कॉटन की कहानी एक चेतावनी जैसी है। हाँ, जब ये आया था तो किसानों के लिए जादू था, कीड़े लगते ही नहीं थे। सही है। पर अब पिंक बोलवर्म नाम का कीड़ा बीटी कॉटन पर ही दावत उड़ा रहा है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमने प्रकृति को आउटस्मार्ट करने की कोशिश की। कीड़े ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। रेजिस्टेंस? हम्म। क्यों? इसकी वजह थी गलत फार्मिंग प्रैक्टिसेस, नॉन बीटी रिफ्यूज फसलें ना लगाना, स्टैगर्ड सोइंग और कीटनाशकों का ओवरयूज। एक किसान ने मुझे बताया, हम तो खेत की तरफ देखना ही भूल गए थे। ओह। और यही गलती हुई। प्रकृति की किसी भी जादू का तोड़ होता है और पिंक बॉलवर्म ने वो तोड़ निकाल लिया। रिहर्स द प्रॉब्लम ऑफ पिंक बोलवर्म। इन शॉर्ट,
ऑयल सीड्स में सेल्फ सफिशिएंसी और कॉटन को पेस्ट से बचाना भारतीय कृषि के लिए दो बड़ी स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं। तो आज हमने भारतीय कृषि की एक पूरी यात्रा की, मल्टी लेयर्ड फार्मिंग के इनोवेशन से लेकर राइस वीट सिस्टम के क्राइसिस तक। हाँ। हमने देखा कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिलेट्स जैसे समाधान हमारे पास मौजूद है, लेकिन उन्हें पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है। एग्जैक्टली हमने एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के विशेष साइकिल को समझा और चाय कॉफी की चुनौतियों को जाना। दालों के कॉबवेब फिनोमेनन से लेकर बीटी कॉटन के रेजिस्टेंस तक हर फसल की अपनी एक कहानी है। सही बात। और ये कहानियां हमें बताती हैं कि भविष्य की खेती सिर्फ पैदावार बढ़ाने की नहीं बल्कि बैलेंस बनाने की होगी। बिल्कुल। अब लिसनर के लिए कुछ सोचने वाले सवाल। 1. तुरंत याद करें, अरोमा स्ट्रैटेजी चाय उद्योग के लिए क्या है? AROMA का क्या मतलब है? 1. तुरंत याद करें। 2. दालों के उत्पादन में कॉबवेब फिनोमिना को एक किसान के नजरिए से कैसे समझाएंगे? 1. तुरंत याद करें। 3. मिलेट्स को सुपरफूड और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्यों कहा जाता है? कोई 2 पॉइंट्स बताइए। 1. तुरंत याद करें। 4. नेमो ओपी स्कीम एक पाम ऑयल किसान की सबसे बड़ी चिंता प्राइस फ्लक्चुएशन को कैसे दूर करती है? 1. तुरंत याद करें। 5. बीटी कॉटन में पिंक बॉलवर्म की रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हुई? सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण बताइए। 1. तुरंत याद करें। 6. क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग और मल्टी लेयर्ड फार्मिंग को एक साथ मिलाया जा सकता है? सोचिए, इसके क्या फायदे होंगे। एंड हियर इज योर चैलेंज फॉर दिस वीक। अपने किचन में जाएं और देखें कि कौन से एडिबल ऑयल्स यूज हो रहे हैं। पैकेट पर पढ़िए कि वो कहाँ बने हैं, पता करें कि वो इंपोर्टेड पाम ऑयल है या डोमेस्टिक सरसों का तेल। दिस विल गिव यू अ रियल वर्ल्ड कनेक्शन टू आवर डिस्कशन ऑन ऑयल सीड्स। अगर ये चर्चा आपके लिए वैल्यूबल थी तो सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट करें और इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। अगली बार तक सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें। नमस्ते। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, इंडियन एग्रीकल्चर। हम एंशिएंट क्रॉप्स जैसे मिलेट से लेकर मॉडर्न इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे एग्री क्रेडिट और इरिगेशन तक सब कुछ कवर्ड है। तो हमारा मिशन फॉर टुडे सिंपल, इंडियन फार्मिंग के बिगेस्ट चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को एकदम इजी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करना। राइट। और इन सोर्सेज में एक पैटर्न दिखता है। इंडिया बेसिकली अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग को मॉडर्न नीड्स जैसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। हम इसी टेंशन और बैलेंस को एक्सप्लोर करेंगे। Perfect. Hey, if this helps you, hit subscribe now. Comment your feedback, share to grow the channel. So let's lock in the journey together. चलो, सो हमारा लर्निंग मैप क्या है? फर्स्ट हम मिलेट्स के कमबैक पर बात करेंगे, देन इंपोर्ट डिपेंडेंसी स्पेशली एडिबल ऑयल्स, उसके बाद हॉर्टिकल्चर के अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस और फाइनली द इकोनॉमिक्स ऑफ फार्मिंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एंड इरिगेशन। Awesome. Let's start. चलो शुरू करते हैं। टॉपिक नेम द कमबैक ऑफ मिलेट्स। Broad micro theme. Ancient grains for a modern future. ओके, तो हुक क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्यों डिक्लेयर किया? अचानक से इतना फोकस क्यों? हाँ, ये ग्रेट क्वेश्चन है। डेकेड्स तक व्हीट और राइस का ही बोलबाला था, फिर अचानक से ये शिफ्ट। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आवर फर्स्ट सेगमेंट इज क्लाइमेट रेजिलियंस। ओके, क्लाइमेट रेजिलियंस, ये क्या है एग्जैक्टली? सिंपल वर्ड्स में मिलेट्स आर सुपर क्रॉप्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। ये क्रॉप्स ड्रॉट में सर्वाइव कर सकते हैं, इन्हें पानी बहुत कम चाहिए और ये हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकते हैं। अच्छा, सो बेसिकली जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, ये क्रॉप्स एक नेचुरल सोल्यूशन की तरह हैं। प्रिसाइसली। इमेजिन अ फार्मर इन अ ड्राई रीजन लाइक विदर्भा। अगर मॉनसून फेल हो जाए तो उसकी राइस या व्हीट की क्रॉप बर्बाद हो जाएगी, बट मिलेट्स वो सर्वाइव कर जाएंगे। दिस इज अ ह्यूज डील फॉर फार्मर सिक्योरिटी। ये तो गेम चेंजर है। सो मेरा पहला क्रॉस क्वेश्चन, क्या ये कहना सही होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम हमने प्रोडक्टिविटी पर इतना फोकस किया कि हमने इन रेजिलिएंट क्रॉप्स को इग्नोर कर दिया? एब्सोल्युटली, दैट इज द कोर ऑफ द इशू। ग्रीन रेवोल्यूशन का फोकस था फूड सिक्योरिटी थ्रू हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस जो इंटेंसिव इरिगेशन चाहते थे। मिलेट्स उस रेस में पीछे रह गए। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया के स्पेसिफिक रीजन्स कौन से हैं जहां मिलेट फार्मिंग को रिवाइव करने से सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है? Excellent question. Primarily the arid and semi-arid regions. राजस्थान, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। ये ट्रेडिशनल मिलेट ग्रोइंग बेल्ट्स हैं जहां रिवाइवल इजीएस्ट और मोस्ट इंपैक्टफुल होगा। थर्ड, अगर ये इतने क्लाइमेट रेजिलिएंट है तो इनकी यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर व्हीट या राइस से कंपैरेबल है? हिस्टोरिकली नहीं, और यही एक चैलेंज था। लेकिन अब एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ मिलेट्स डेवलप कर रहे हैं। सो द गैप इज क्लोजिंग। फोर्थ क्वेश्चन, वाटर सेविंग के अलावा इनका सॉइल पर क्या इफेक्ट होता है? डू दे इंप्रूव सॉइल हेल्थ? यस दे डू। इनके रूट सिस्टम्स डीप होते हैं जो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, प्लस डिफरेंट क्रॉप्स रोटेट करने से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट नहीं होते। ये सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए ऑसम है। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सेगमेंट, क्या इन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की भी कम जरूरत पड़ती है? जनरली यस, दे आर हार्डियर क्रॉप्स। इसका मतलब है लेस इनपुट कॉस्ट फॉर द फार्मर एंड लेस केमिकल पोल्यूशन फॉर द एनवायरनमेंट। इट्स अ विन-विन। Got it. Okay, everyone, pause and practice saying this part aloud. Millets are climate resilient because they need less water, tolerate high heat, and are good for soil health. Perfect. So, mini recap. Millets are not just old grains, they are future-proof crops essential for climate adaptation. चलो, next segment, Next up, agro-biodiversity. agro-biodiversity. ये थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल। इमेजिन करो एक प्लेट में सिर्फ रोटी है, रोज, दैट्स मोनोकल्चर। अब इमेजिन करो एक प्लेट में रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड सब है, दैट्स बायोडाइवर्सिटी। हमारे फार्म्स व्हीट, राइस की मोनोकल्चर प्लेट बन गए हैं। Okay, that's a great analogy. तो मिलेट्स ऐड करने से प्लेट में वैरायटी आ जाती है। फार्म के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ह्यूज बेनिफिट्स। जब आप डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स उगाते हो, ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, तो आप सॉइल को हेल्दी रखते हो। डिफरेंट पेस्ट्स अलग अलग क्रॉप्स को अटैक करते हैं, तो एक पेस्ट पूरी खेती बर्बाद नहीं कर सकता। और ये पॉलिनेटर्स जैसे बीज और बटरफ्लाइज के लिए भी फैंटास्टिक है। So it creates a more stable and healthy ecosystem on the farm. First cross question,
ये जो व्हीट राइस की मोनोकल्चर है, इसका सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? सबसे बड़ा इंपैक्ट है सॉइल डिग्रेडेशन और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। एक ही तरह के क्रॉप्स बार बार उगाने से सॉइल के स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और दोनों व्हीट और राइस बहुत वाटर इंटेंसिव है, जिसने पंजाब जैसे स्टेट्स में वाटर टेबल को क्रिटिकली लो कर दिया है। राइट। सेकंड क्वेश्चन, तो क्या फार्मर्स को मिलेट्स पर शिफ्ट करने के लिए कोई इंसेंटिव मिलता है? क्योंकि एमएसपी तो मोस्टली व्हीट राइस के लिए है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। अभी तक इंसेंटिव्स लिमिटेड हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक ओडिशा एंड कर्नाटका ने अपने मिलेट मिशंस शुरू किए हैं, बट अ नेशन वाइड पुश ऑन द लेवल ऑफ एमएसपी फॉर व्हीट राइस अभी भी मिसिंग है। ओके। थर्ड, हम कंज्यूमर्स के लेवल पर एग्रो बायोडाइवर्सिटी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग डिमांड। जब हम अपनी डाइट में रागी डोसा, ज्वार रोटी या बाजरा खिचड़ी इंक्लूड करेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो फार्मर्स को ग्रो करने का इंसेंटिव मिलेगा। इट्स ऑल कनेक्टेड। So it starts with our plate. Fourth question, does agrobiodiversity also help in fighting new plant diseases and pests better? Yes, 100%. A diverse farm is like a diverse population. एक डिजीज सबको एक साथ वाइप आउट नहीं कर सकती। जेनेटिक डाइवर्सिटी न्यू डिजीजेस के अगेंस्ट नेचुरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। मोनोकल्चर इज वेरी वेरी रिस्की फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। Makes sense. Final question, is millet farming more profitable for a small farmer compared to rice or wheat? अगर MSP हटा दे तो? With lower input costs, less water, less fertilizer, it can be more profitable, especially if they get a good market price. The challenge is the market price part. Market access or processing infrastructure अभी develop हो रहा है। Okay, this is super insightful. Yeah. Let's pause and practice. Rehearse saying this aloud. Agrobiodiversity means growing a variety of crops, which improves soil health, reduces pest risk, and creates a stable farm ecosystem. Excellent. So, mini recap. Moving away from wheat rice monoculture towards millets is crucial for the long-term health of our agriculture. लेकिन इस कमबैक में challenges तो होंगे. Absolutely. Which brings us to our third segment, the challenges. The problem is twofold. Production and demand. Exactly. पहला है प्रोडक्शन बढ़ाना। इसके लिए हमें हाई यील्डिंग वैरायटीज चाहिए। सेकंड, और शायद बिगर चैलेंज, है डिमांड क्रिएट करना। सिर्फ उगाने से नहीं होगा, लोगों को खरीदना भी पड़ेगा. सो इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। फार्मर्स तब उगाएंगे जब डिमांड होगी, और डिमांड तब बढ़ेगी जब अवेलेबल होगा। Precisely. इसके लिए एक two-pronged solution चाहिए. प्रोडक्शन साइड पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिमांड साइड पर कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन्स एंड सपोर्टिंग स्टार्टअप्स जो मिलेट्स से इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. लाइक मिलेट पास्ता, मिलेट कुकीज, सीरियल्स। यस, एग्जैक्टली। ये अर्बन कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेगा। Right. Let's do a quick cross-questioning round here. First, गवर्नमेंट की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मिलेट्स को इंक्लूड करने से क्या डिमांड पर फर्क पड़ेगा? मैसिव डिफरेंस पड़ेगा। अगर रेशन शॉप्स पर राइस और व्हीट के साथ साथ मिलेट्स भी मिलने लगे तो एक ह्यूज कैप्टिव मार्केट क्रिएट हो जाएगा। ये गेम चेंजर हो सकता है। कुछ स्टेट्स ने ये स्टार्ट किया है। सेकंड, स्टार्टअप्स के लिए मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? इज इट टेक्नोलॉजी, फंडिंग और सप्लाई चेन? आई वुड से द बिगेस्ट इज सप्लाई चेन एंड प्रोसेसिंग। मिलेट्स को प्रोसेस करना, उनका हस्क निकालना थोड़ा ट्रिकी होता है कंपेयर टू व्हीट। सो एफिशिएंट प्रोसेसिंग मिल्स की जरूरत है, स्पेशली रूरल एरियाज में। थर्ड क्वेश्चन, हमारी फूड कल्चर जो इतनी व्हीट राइस सेंट्रिक हो गई है, उस माइंडसेट को चेंज करना कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा। फूड हैबिट्स आर डीपली इनग्रेन्ड। इसके लिए मार्केटिंग चाहिए जो हेल्थ और ट्रेडिशन दोनों पर फोकस करे। मिलेट्स को पुअर मैन्स ग्रेन की इमेज से निकालकर स्मार्ट फूड या सुपर फूड की तरह पोजीशन करना होगा। ओके। फोर्थ, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज डेवलप हो रही हैं, क्या उनमें ट्रेडिशनल वैरायटीज जितने ही न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं? That's a very important scientific question. The goal of breeders is to increase yield without compromising on nutrition, like high iron and calcium content. It's a balancing act, but it's a key focus of the research. And fifth, final question for this topic. What is the one single policy change that could accelerate the millet comeback the most? अगर एक चीज चूज करनी हो तो it would be providing a stable and attractive minimum support price for millets. पैसा बोलता है। अगर फार्मर्स को assured returns मिलेंगे तो शिफ्ट बहुत तेजी से होगा। Makes perfect sense. Okay, time to practice. Rehearse saying this. To revive millets, we need to boost both production with better seeds and demand through new products and consumer awareness. Great. So, the mini recap for this whole topic. The comeback of millets is a story of balancing climate resilience, biodiversity, and market economics. चलो अब next topic पर चलते हैं। Topic name, Dependency on imports. broad micro theme. The edible oil conundrum. So, यहाँ पर hook है एक shocking statistic from the source. India अपनी जरूरत का 60% edible oil import करता है. ये इतना ज्यादा क्यों है? हाँ, ये नंबर बहुत सरप्राइजिंग है ना। इसके रीजंस काफी हद तक वही हैं जो हमने मिलेट्स के केस में डिस्कस किए हैं। Let's break it down. Segment 1. The reasons for high imports. ओके, सो तीन मेन रीजंस हैं। नंबर 1, हमारे यहाँ ऑयल सीड्स की यील्ड यानी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। Okay, low productivity. नंबर 2, Number 2, वही MSP system. It heavily favors wheat and rice. इसलिए farmers को oil seeds जैसे mustard या सोयाबीन उगाने में उतना financial incentive नहीं मिलता. गॉट इट। एंड नंबर 3 मस्ट बी राइजिंग डिमांड। You nailed it. Rising population और बढ़ती इनकम के साथ हमारा edible oil consumption बहुत तेजी से बढ़ रहा है. So demand बढ़ रही है, लेकिन domestic production stagnant है. The gap is filled by imports. ठीक है, चलो इस पर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट, ये जो लो यील्ड है, इसका मेन रीजन क्या है? इज इट सीड्स, फार्मिंग प्रैक्टिसेस और लैक ऑफ इरिगेशन? It's a combination of all three: poor quality of seeds, traditional farming practices, and the fact that most oil seeds are grown in rain-fed areas, जहाँ irrigation नहीं है. This makes the crop vulnerable to monsoon failures. सेकंड क्वेश्चन, हम कौन से कंट्री से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं और कौन सा ऑयल? प्राइमरीली हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से, और सोयाबीन ऑयल मोस्टली फ्रॉम अर्जेंटीना एंड ब्राजील। सनफ्लावर ऑयल आता है यूक्रेन और रशिया से। So you see our food security is linked to global geopolitics. That's a risky situation. Third, yellow revolution के बारे में हमने सुना था to boost oil seeds.
वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? इट वॉज पार्शली सक्सेसफुल इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s। उसने प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन 90s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जब हमने इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज कम की तो चीप इंपोर्टेड ऑयल ने मार्केट फ्लड कर दिया। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स compete नहीं कर पाए। So policy changes played a big role. Fourth, इस import dependency का हमारे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? Huge impact. We spend billions of dollars of foreign exchange every year on edible oil imports. ये पैसा अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने में इन्वेस्ट करते तो फार्मर्स की इनकम बढ़ती और रूरल इकोनॉमी बूस्ट होती। राइट। लास्ट क्वेश्चन, क्या क्लाइमेट चेंज ऑयल सीड क्रॉप्स को भी अफेक्ट कर रहा है इन इंडिया? Yes, definitely. Erratic rainfall, extreme temperatures, ये सब sensitive oil seed crops जैसे सोयाबीन और ग्राउंडनट की yield को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। Okay, let's practice. Pause and try to say this aloud. India imports 60% of its edible oil due to low domestic yield and MSP system favoring grains and rising consumption. Well said. Mini recap. Our edible oil dependency is a complex problem rooted in policy, productivity and economics. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? I think you mentioned an oil palm mission. हाँ, this brings us to segment 2, the National Mission on Edible Oils Oil Palm, NMEO-OP. ये मिशन क्या है और इसके गोल्स क्या है? इसका गोल बहुत एम्बिशियस है। 2030 तक इंडिया में ऑयल पाम का प्रोडक्शन 28 लाख टन तक बढ़ाना। बेसिकली पाम ऑयल पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना। ओके, और ये अचीव कैसे होगा? मिशन के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, फार्मर्स को सब्सिडीज देना फॉर प्लांटिंग मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स। दूसरा, हाई क्वालिटी नर्सरीज डेवलप करने में हेल्प करना। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, फार्मर्स को एक वायबिलिटी प्राइस का अश्योरेंस देना। ये वायबिलिटी प्राइस क्या है? ये एमएसपी जैसा है? ये थोड़ा अलग है। मार्केट प्राइस अगर गिर जाता है तो गवर्नमेंट एक प्री डिसाइडेड प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस फार्मर को पे करेगी। इससे प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क कम हो जाता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन ऑयल पाम कल्टीवेशन तो ग्लोबली बहुत कंट्रोवर्शियल रही है डिफॉरेस्टेशन के लिए। बिल्कुल, और सोर्स इस पॉइंट को हाईलाइट करता है। मिशन कहता है कि ये सब एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में रखकर किया जाएगा, बट ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है। Let's do the cross questions. First, why is the government focusing so much on oil palm specifically and not other oil seeds? So, to achieve self-sufficiency quickly with limited land, oil palm seems like an attractive option to policymakers. Okay, it's about efficiency. Second, इंडिया के कौन से regions oil palm cultivation के लिए suitable हैं? Primarily the northeastern states and the Andaman and Nicobar Islands. इन जगहों पर rainfall और humidity suitable है। गवर्नमेंट इन्हीं regions पर focus कर रही है। But ये तो ecologically sensitive zones हैं। Third question. What specific environmental safeguards are being talked about to prevent deforestation? The mission guidelines emphasize using wasteland and degraded forest land and avoiding clearing of dense forests. However, critics argue that implementing these safeguards on the ground is the real challenge. Monitoring is key. Fourth, ऑयल पाम को ग्रो होने में कितना टाइम लगता है? फार्मर के लिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना? Yes, it is. It takes about 4-5 years for the trees to start yielding fruit. इसलिए इनिशियल years में फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए मिशन में प्रोविजंस हैं। And final question, what about water? Is oil palm a water intensive crop? Yes, it requires a lot of water. That's why it's suited for high rainfall areas. इसको पंजाब या हरियाणा जैसे रीजन्स में ग्रो करना would be a disaster for the water table. बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है ये। Let's practice. Pause and say this. The NMEO-OP mission aims to boost oil palm production with subsidies and price assurance, but faces environmental challenges. Perfect. Mini recap. The oil palm mission is a high-stakes bet to solve the edible oil crisis, balancing productivity goals with ecological risks. Third interesting one, mechanization में difficulty. Mechanization में difficulty क्यों? क्योंकि कॉफी मोस्टली हिली स्लोप्स पर उगाई जाती है। वहां पर ट्रैक्टर्स या बड़ी मशीन्स यूज करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये आज भी बहुत लेबर इंटेंसिव है। Got it. चलो, next major topic पर move करते हैं। टॉपिक नेम, हॉर्टिकल्चर, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। Broad micro theme. Beyond grains, India's fruit and vegetable basket. इसका हुक एक माइंड ब्लोइंग कंपैरिजन है। हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अनाज की फसलों से कम जमीन यूज करता है, बट प्रोडक्शन ज्यादा होता है। 353 मिलियन टन्स वर्सेस 330 मिलियन टन्स। Wow, that's incredible. It means it's a super productive sector. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Let's make that segment 1. ओके, सेगमेंट 1, द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके 3 डायमेंशंस हैं। पहला, इकोनॉमिक। ये फार्मर्स की इनकम बढ़ाता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है और एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है। Economic importance. Clear है? Second, सेकंड, न्यूट्रिशनल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विटामिन्स और मिनरल्स के मेजर सोर्स हैं। ये हिडन हंगर और मेलन्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए क्रिटिकल हैं। and the third one. थर्ड इज एनवायरमेंटल। फ्रूट ट्रीज लगाने से एफोरेस्टेशन बढ़ता है, which is good for the environment. So it's a triple win. Fantastic. चलो, क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट, इंडिया कौन से हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? India is the world's second largest producer of fruits and vegetables. हम मैंगोज, बनानास, पपायास और लेमन्स में वर्ल्ड लीडर हैं। वेजिटेबल्स में भी we are a major producer of things like onions, potatoes and tomatoes. सेकंड, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है? It's the backbone. Jams, juices, pickles, frozen vegetables, potato chips, ये सब horticulture producer बनता है। A strong horticulture sector means a strong food processing industry which creates jobs. थर्ड, is horticulture farming more profitable for a small farmer than grain farming? Generally, yes, the potential returns per acre are much higher. लेकिन the risks are also higher. Prices fluctuate widely and the produce is perishable. ये पेरिशेबिलिटी एक की इशू है। फोर्थ क्वेश्चन, what is the export potential we are currently tapping into? The potential is massive, but we are not tapping it fully. Our share in global horticulture exports is very low. इसका रीजन है quality standards, lack of cold chains, and logistical issues. एंड फिफ्थ, ये जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट की बात है, क्या इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स है, लाइक मिड डे मील्स? Yes, there's a growing push to include fruits and vegetables in schemes like the midday meal and ICDS, Anganwadi,
to improve children's nutritional outcomes. It's a great way to create demand and provide nutrition simultaneously. Excellent. Let's do the practice cue. Rehearse saying this aloud. Horticulture is vital for India's economy, nutrition, and environment, producing more output from less land. Perfect. Mini recap. Horticulture is a high potential sector that offers a path to increasing farmer incomes and improving national health. लेकिन आपने हाई रिस्क की बात की, तो यहाँ भी challenges है. बहुत. So segment 2, the challenges in horticulture. सबसे बड़ी problems structural हैं. Small and fragmented land holdings, poor quality planting material, और सबसे बड़ा villain, weak post-harvest infrastructure. Post harvest infrastructure मतलब cold storage, refrigerated transport, processing units. इसकी कमी की वजह से 20 से 30% प्रोड्यूस मार्केट तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है और इसकी वजह से प्राइसेस में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आती है. the tomato price story. पिछले साल तो it was like buying gold. सोर्स में इसका एक पूरा साइकिल समझाया गया है. Exactly. This brings us to a special case study, the tomato price cycle. चलो इस साइकिल को ब्रेक डाउन करते हैं. देखो, टोमेटो की दो मेन क्रॉप्स होती हैं. एक खरीफ जो विंटर्स में हार्वेस्ट होती है, तब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और प्राइसेस नॉर्मल रहते हैं. दूसरी है रबी क्रॉप जो मई जुलाई में हार्वेस्ट होती है, तब सप्लाई कम होती है. ओके, सो प्रॉब्लम पीरियड इज जून टू अगस्त. राइट. उस टाइम रबी क्रॉप का प्रोडक्शन नेचुरली कम होता है. और उसी टाइम पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हीट वेव्स या अनसीजनल रेन्स आ जाती हैं जो फसल को और डैमेज कर देती है. सप्लाई ड्रॉप्स इवन फर्दर. Yes. और इसके ऊपर टोमेटो इज हाईली पेरिशेबल. एक दो दिन से ज्यादा नहीं टिकता. हमारे पास कोल्ड स्टोरेज चेन है नहीं. ये सारे फैक्टर्स मिलकर प्राइसेस को आसमान पर पहुंचा देते हैं. This is so clear now. Let's do 5 quick cross questions on this. जी. First, अगर ये साइकिल इतना प्रिडिक्टेबल है तो हम इसे मैनेज क्यों नहीं कर पाते? The problem is scale. Building a nationwide cold chain from farm to retail is an incredibly expensive and complex infrastructure project. It requires huge investment, which has been slow to come. Second, क्या फूड प्रोसेसिंग इसका सोल्यूशन हो सकता है? Like converting excess tomatoes into puree during peak season? Absolutely. That is one of the best long-term solutions. अगर हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी स्ट्रांग हो तो हम पीक सीजन के सरप्लस को प्रोसेस करके लीन सीजन में यूज कर सकते हैं. This would stabilize prices for both farmers and consumers. Third, are there any new technologies like better storage or transportation that can help? Yes, new technologies are emerging. For example, controlled atmosphere storage that can increase the shelf life of vegetables. But again, the challenge is making these technologies affordable and accessible to millions of small farmers. Fourth, government इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है? Is there something like a buffer stock for tomatoes like we have for wheat? Creating a buffer stock for perishables is very difficult and expensive. Government's role is more as a facilitator, creating policies that encourage private investment in cold chains, funding research, and providing better price information to farmers. Last question. Is this price volatility problem unique to tomatoes or do other vegetables face it too? Many vegetables, especially onions and potatoes, face this. The famous TOP scheme, tomatoes, onion, potatoes, was launched by the government precisely to tackle this volatility in these three key vegetables. Understood. A very complex problem. Okay, practice time. Let's try saying this. Tomato price volatility is caused by seasonal supply gaps, weather shocks, and a lack of cold storage infrastructure. Fantastic. Mini recap. The horticulture story is one of high potential held back by infrastructure gaps, perfectly illustrated by the annual tomato price crisis. ये infrastructure की बात बार-बार आ रही है, which leads us perfectly into our final topic. Topic name: The economics of farming. Broad micro theme. Money, machines and water. चलो इसमें पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और GCF. ये थोड़ा जार्गन हेवी लगता है. हाँ, सिंपल शब्दों में इसका क्या मतलब है? It just means investment in creating physical assets for farming, जैसे irrigation systems को improve करना, new machinery खरीदना या cold storage बनाना. Basically, it's about modernizing the hardware of agriculture. Okay, so it's about upgrading the farm's kitchen, like you said earlier. तो इस इन्वेस्टमेंट में क्या रुकावट आ रही है? Let's call this segment barriers to investment. Sources 3 main barriers बताते हैं. पहला, वही small and fragmented farms. एक छोटे से खेत के लिए एक बड़ा ट्रैक्टर खरीदना economically viable नहीं है. Makes sense. Second, Second, very low participation from the private sector. Agriculture में investment अभी भी largely government driven है. और third reason तो I can guess, subsidies. Spot on. हमारा एग्रीकल्चर बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडीज में चला जाता है. इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा कम बचता है. Okay, quick cross questions. First, private sector agriculture में इन्वेस्ट करने से क्यों डरता है? What are the risks? The risks are many. Policy uncertainty, price controls by the government, lack of clear land titles, and the fragmented nature of farming itself. It's difficult to work with millions of tiny farms. Second, ये जो subsidies हैं, इनको रिफॉर्म करना इतना politically difficult क्यों है? Because millions of farmers and consumers depend on them. किसी भी सब्सिडी को हटाना या कम करना बहुत सेंसिटिव इशू है और इसके इमीडिएट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. इट्स अ क्लासिक केस ऑफ शॉर्ट टर्म पेन वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन. थर्ड, क्या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और FPOs इस स्मॉल फार्म प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकते हैं? यस, दे आर सीन एज अ मेजर सोल्यूशन. जब 500 छोटे किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं तो वो कलेक्टिवली मशीनरी खरीद सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं और अपनी प्रोड्यूस को बेटर प्राइस पे बेच सकते हैं. इट्स अबाउट कलेक्टिवाइजेशन. Fourth, is there a specific area where a little investment could give maximum returns? I would say post-harvest infrastructure. Every rupee invested in reducing waste by building cold chains or processing units has a multiplier effect. It helps farmers get better prices and consumers get stable supply. And fifth, how does gross capital formation in agriculture compare to other sectors like manufacturing or services in India? It's significantly lower. Agriculture's share in the economy has gone down, but a large population still depends on it. This mismatch is at the heart of the problem. The sector is underinvested relative to its importance for employment. Very clear. Let's do the practice. Pause and rehearse this. Gross capital formation or investment in agriculture is low due to small farms, low private participation, and the heavy burden of subsidies. Great job. Mini recap. Boosting investment in physical assets is critical for modernizing Indian agriculture. इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो क्रेडिट की बात भी करनी होगी.
एग्री क्रेडिट। यस, नेक्स्ट सेगमेंट। सोर्स बताता है कि एग्री क्रेडिट एग्रीकल्चर का जीडीपी का 2% था इन द 1970s और अब ये 47% हो गया। ये तो एक फैंटास्टिक ग्रोथ स्टोरी लगती है। सरफेस पर यस, इट शोज दैट मोर मनी इज फ्लोइंग इनटू द सेक्टर, लेकिन जब हम डीप डाइव करते हैं तो इसमें भी सीरियस प्रॉब्लम्स दिखती हैं। जैसे कि पहली प्रॉब्लम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। सदर्न स्टेट्स को लगभग 40% क्रेडिट मिलता है जबकि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को सिर्फ 2%। दैट्स अ ह्यूज डिस्पैरिटी। और क्या इश्यूज हैं? इसका बेनिफिट बड़े फार्मर्स को छोटे फार्मर्स से ज्यादा मिलता है और ये क्रेडिट मोस्टली क्रॉप्स पर फोकस्ड है जबकि लाइवस्टॉक या फिशरीज जैसे इंपॉर्टेंट अलाइड सेक्टर्स निगलेक्ट हो जाते हैं। और अ बिग पॉलिटिकल इशू, लोन वेवर्स। एग्जैक्टली, लोन वेवर्स एक मॉरल हैजर्ड क्रिएट करते हैं। अगर फार्मर्स को लगने लगे कि लोन माफ हो सकता है तो टाइमली रीपेमेंट का कल्चर खराब होता है या पूरे क्रेडिट सिस्टम को डैमेज करता है। ओके, लेट्स फायर द क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है क्रेडिट में, इसका रीजन क्या है? व्हाई डू सदर्न स्टेट्स गेट सो मच मोर? It's because the banking infrastructure, farmer awareness, and the presence of cooperative banks and self-help groups are much stronger in the southern states. They have a more mature credit delivery system. सेकंड, स्मॉल फार्मर्स को फॉर्मल क्रेडिट यानी बैंक से लोन लेने में क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं? बहुत सारी। Lack of proper land records to use as collateral, complex paperwork, and sometimes banks उन्हें risky borrowers मानते हैं। इसलिए बहुत से छोटे किसान आज भी लोकल मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं जो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। थर्ड, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम इसमें कुछ हेल्प करती है? Yes, the KCC scheme has been a major success in simplifying access to short-term credit for farmers. It's one of the most impactful financial inclusion tools we have. लेकिन इसकी रीच और लिमिट्स को और बढ़ाने की जरूरत है। फोर्थ, आपने मॉरल हैजर्ड की बात की। कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद अ सिंपल एग्जांपल? Sure. Imagine a classroom. टीचर कहती है कि जो टेस्ट में फेल होगा उसे एग्जाम दोबारा देने का मौका मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ सकते थे वो भी सोचते हैं चलो टेंशन नहीं लेते, फेल हो गए तो क्या हुआ, एक और चांस मिल जाएगा। उनका पढ़ने का इंसेंटिव कम हो जाता है। दैट्स मॉरल हैजर्ड। लोन वेवर्स डू द सेम फॉर रीपेमेंट डिसिप्लिन। ग्रेट एग्जांपल। फाइनल क्वेश्चन, अलाइड सेक्टर्स जैसे डेयरी या फिशरीज को क्रेडिट फ्लो इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? बैंक्स को इन सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिक लोन प्रोडक्ट्स डिजाइन करने होंगे। एनिमल्स या पॉन्ड्स को एज कोलैटरल एक्सेप्ट करने के लिए न्यू मॉडल्स बनाने होंगे। बेसिकली उन्हें सिर्फ क्रॉप लोन से आगे सोचना होगा। Understood. Let's practice this. Rehearse saying aloud, while agri credit has grown, it suffers from uneven distribution, a bias towards large farmers, and the negative impact of loan waivers. Perfectly put. Mini recap. Making agricultural credit more inclusive and equitable is a major challenge for the financial system. And now for the final and perhaps the most fundamental issue, water, irrigation. Yes, the final segment. The basic fact is shocking. Even today, 45% of our farming is rain dependent. और जो irrigation systems हैं, उनमें भी बहुत problems हैं. What are the main problems? Let's list them out. First, overexploitation, especially of groundwater. Water tables are falling at an alarming rate. Second, Second, inefficiency. हमारी canal system से water logging और salinity बढ़ रही है और बहुत सारा पानी ट्रांसपोर्ट में ही वेस्ट हो जाता है खेत तक पहुंचने से पहले। और distribution में भी problem होगी? Absolutely. That's the third problem. Inequity. कैनाल्स के लास्ट एंड पर जो किसान हैं, टेल एंडर्स, उन्हें या तो बहुत कम पानी मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता। और हमारा infrastructure. That's the fourth problem. Aging infrastructure. हमारे कई डैम 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं and they desperately need repair and modernization. Okay, final round of cross questioning. First, groundwater overexploitation का main driver क्या है? Is it free electricity for farmers in some states? Yes, that is a huge driver. जब इलेक्ट्रिसिटी फ्री या हेवीली सब्सिडाइज्ड होती है तो वाटर पंप करने की कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। इससे वाटर को इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सट्रैक्ट करने का इंसेंटिव मिलता है। Second, this inefficiency in canal irrigation, how can we solve this? Is it about technology? Technology is a big part of the solution. Micro irrigation techniques like drip and sprinkler irrigation can save up to 50-60% of water. The government's Per Drop More Crop campaign promotes this. Third, what can be done to ensure water reaches the tail enders? This requires better management of water distribution. Warabandi or rotational water supply systems where everyone gets water for a fixed time can help. Also, involving farmers in managing their local canal system through water user associations has shown good results. Fourth is Dam Rehabilitation and Improvement Project DRIP. Government का initiative है to fix old dams. Yes, exactly. DRIP is a major World Bank funded project to modernize and repair hundreds of our large dams to ensure their safety and operational efficiency. It's a critical long-term project. Final question on the entire discussion. Out of all the problems we discussed, millets, oil, credit, water, which one, if solved, would have the biggest positive cascading effect on all others? That's the ultimate question. I would argue it's water management. If we can use our water more efficiently and equitably, it would make our agriculture more climate resilient, reduce costs for farmers, decrease their dependency on credit, and allow us to diversify crops beyond water-guzzling rice and wheat. Water is the foundational issue. What a powerful way to connect everything. Let's do our final practice. Pause and say this. India's irrigation is plagued by groundwater overexploitation, inefficient canals, inequity, and aging dams. Fantastic. Mini recap. Sustainable and efficient water management is the most critical challenge for the future of Indian agriculture. Wow! What a comprehensive discussion. तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि एम्बिशियस गोल्स, चाहे वो मिलेट्स को प्रमोट करना हो, टोमेटो प्राइसेस कंट्रोल करना हो या एग्री क्रेडिट रिफॉर्म करना हो, बार-बार डीप स्ट्रक्चरल चैलेंजेस से टकरा रहे हैं। बिल्कुल। The real struggle is between productivity and sustainability. Source यही पॉइंट करते हैं कि सिर्फ more production अब काफी नहीं है. The focus is shifting to how we produce in a way that is climate friendly, efficient with water and capital, and equitable for all farmers. Amazing. चलो, let's do a final quick recap. Okay, the broad micro theme was a deep dive into Indian agriculture.
हमने स्टार्ट किया विद द कमबैक ऑफ मिलेट्स, डिस्कसिंग देयर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड द चैलेंजेस इन बूस्टिंग देयर प्रोडक्शन एंड डिमांड. देन वी मूव टू डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, फोकसिंग ऑन द एडिबल ऑयल क्राइसिस एंड द कंट्रोवर्शियल ऑयल पाम मिशन. उसके बाद हमने हॉर्टिकल्चर की हाई पोटेंशियल एंड द डीप सीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को समझा, यूजिंग टोमेटोज एज अ केस स्टडी. फाइनली वी एनालाइज द इकोनॉमिक्स ऑफ फार्मिंग, ब्रेकिंग डाउन इश्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, GCF, क्रेडिट एंड द फाउंडेशनल चैलेंज ऑफ इरिगेशन. Perfect. अब listeners के लिए 6 short content probes to help them memorize. Probe 1, how would you recall the three main reasons for India's high edible oil imports? Probe 2. Quick guide. Visually layer the tomato price problem. What are the 3 layers? Seasonal, weather, and infrastructure. Probe 3, suggest a memorization tweak for the 4 big problems in irrigation. Maybe an acronym like OIIA for overexploitation, inefficiency, inequity, and aging. Probe 4. How would you explain the concept of moral hazard created by loan waivers to a friend in one sentence? Probe 5, connect the dots. How does the MSP policy for wheat and rice directly impact both agrobiodiversity and edible oil imports? And probe 6. If you had to present the biggest challenge for horticulture, what single image would you use? A leaking bucket maybe? Great probes. और अब एक simple challenge for our listeners. The challenge is this. Try to explain the entire journey of a tomato, from a farm in rural Maharashtra to a high-priced vegetable in a Delhi market, highlighting all the infrastructure gaps we discussed today, presented out loud to a friend or just to yourself. Excellent. और इसके साथ हम अपने listeners को एक final provocative thought के साथ छोड़ते हैं. The sources repeatedly highlight the problems created by the wheat-rice monoculture and the MSP system that supports it. So here's the thought. क्या इन सभी इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर डिप्लीशन टू लो फार्मर इनकम इस बात में छिपा हो सकता है कि हम फंडामेंटली इस पर रीथिंक करें कि हम कौन सी क्रॉप्स कहां उगाते हैं और गवर्नमेंट उन्हें कैसे सपोर्ट करती है? A question that gets to the very core of our agricultural policy. Absolutely. Thank you so much for this incredible discussion. Thank you for having me. And to all our listeners, subscribe now, comment your feedback, and share to grow the channel. See you next time. Imagine this. इंडिया में हम जितना भी फ्रेश वाटर यूज करते हैं उसका 80% से ज्यादा सिर्फ एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में जाता है. 80%, that's a huge number. इट इज. और सबसे शॉकिंग बात, उसका भी एक बड़ा हिस्सा ऐसी टेक्निक से यूज होता है जिसमें पानी मतलब वेस्ट हो जाता है. बिल्कुल. तो सोचो, इस मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इंडियन एग्रीकल्चर के दूसरे बड़े चैलेंजेस से डील करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस है. बेसिकली आज हम इन्हीं चीजों की गहराई में उतरेंगे. हाँ. Hey, if this helps you, hit subscribe now, comment your feedback, share to grow the channel. So let's lock in the journey together. बिल्कुल. आज हमारा मिशन है इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिकोड करना. हम सोर्सेज से आई जानकारी को एक लॉजिकल फ्लो में समझेंगे. Okay, तो लर्निंग मैप क्या है आज का? वी विल कवर सबसे पहले दालों का रोल, फिर हॉर्टिकल्चर सेक्टर के चैलेंजेस, अच्छा. उसके बाद हम एग्रीकल्चर सेक्टर की जनरल प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे और एग्री क्रेडिट सिस्टम के इश्यूज. Okay, प्रॉब्लम्स हो गई, फिर सॉल्यूशंस. एग्जैक्टली. फिर हम सॉल्यूशंस पर आएंगे, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फिर वाटरशेड डेवलपमेंट, माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी और एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एलोपैथी. एलोपैथी सुना है इसके बारे में? कूल. और आखिर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए एग्री इंश्योरेंस पर बात करेंगे. परफेक्ट. तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं. टॉपिक 1, पल्सेस, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ब्रॉड माइक्रो थीम, द पैराडॉक्स ऑफ पल्सेस इन इंडिया. तो पल्सेस मतलब दाल. हम सब जानते हैं चना, अरहर, मूंग ये हमारी डेली डाइट का एक मतलब इंटीग्रल पार्ट है. सिचुएशन अजीब है ना? इंडिया दालों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी. हाँ, यही पैराडॉक्स है. हम सबसे ज्यादा उगाते हैं, सबसे ज्यादा खाते हैं, लेकिन फिर भी वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स. वाओ. इसलिए इनकी कल्टीवेशन को प्रमोट करना इतना जरूरी है. एग्जैक्टली. अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम वो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम से डोमिनेटेड है. मतलब ज्यादातर किसान बस गेहूं और चावल ही उगा रहे हैं. हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से यही चलता आ रहा है. सही. और इसके कारण कई चैलेंजेस पैदा हुए हैं. ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, सॉइल की हेल्थ खराब हो रही है, और पल्सेस इन चैलेंजेस का एक पावरफुल सोल्यूशन हो सकती हैं. अच्छा, तो अब आते हैं कोर लॉजिक पर. कैसे? सबसे पहले हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. देखो, पल्सेस प्रोटीन, मिनरल्स और फाइबर का एक पावर हाउस है और अफोर्डेबल होने के कारण ये आम आदमी के लिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मतलब डायरेक्टली मदद करती हैं. तो पहला क्रॉस क्वेश्चन यहीं से, अफोर्डेबल सोर्स का न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? सिंपल. कनेक्शन ये है कि आम आदमी भी प्रोटीन और मिनरल्स आसानी से अफोर्ड कर सकता है, जो शायद महंगी चीजों जैसे नट्स या नॉन वेज से उतना मुमकिन नहीं हो पाता. तो इट इंश्योर्स न्यूट्रिशन फॉर द मैसेज. समझे? गॉट इट. ओके, दूसरा पॉइंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. यहाँ पल्सेस का क्या रोल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्हें कम पानी और कम फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है. राइस के मुकाबले मतलब बहुत ही कम पानी. ओह वाह. प्लस इनकी एक सुपर पावर है. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं. आसान भाषा में ये हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन को नेचुरली फर्टिलाइज करती हैं. अच्छा, तो इससे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम हो जाता है? एग्जैक्टली. ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करती हैं, जिससे राइस व्हीट सिस्टम से होने वाले डैमेजेस से बचा जा सकता है. सेकंड क्रॉस क्वेश्चन, तो दाल सिर्फ प्रोटीन के लिए ही जरूरी है या सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए भी, और कैसे? सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए भी, और इन्हीं 2 रीजन से. 1, पानी कम लगता है. 2, ये सॉइल की हेल्थ को नेचुरली अच्छा करती हैं. इससे हमारी फार्मिंग ज्यादा रेजिलिएंट बनती है. मेक सेंस. थर्ड क्रॉस क्वेश्चन, राइस व्हीट सिस्टम से ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमें पल्सेस की तरफ देखना पड़ रहा है? मेन प्रॉब्लम है एक्सेसिव वाटर यूसेज और सॉइल डिग्रेडेशन. पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है. सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है. पल्सेस इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है. ठीक है, तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या होगा अगर हम पल्सेस को प्रमोट करते हैं तो? 3 बड़े इंपैक्ट होंगे. 1, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, फॉरेक्स बचेगा. 2, सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी, जिससे लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव रहेगा. और 3,
फार्मर्स के लिए एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स बनेगा। एक्सलेंट। तो अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन सिंपल है। इनकी सिग्निफिकेंस को देखते हुए हाई यील्डिंग वैरायटीज डेवलप करके और फार्मर्स में अवेयरनेस बढ़ाकर दालों की खेती को प्रमोट करना मतलब क्रिटिकल है। फोर्थ क्रॉस क्वेश्चन, हाई यील्डिंग वैरायटीज की जरूरत क्यों है? नॉर्मल वैरायटीज से काम नहीं चलेगा? गुड क्वेश्चन। जरूरत इसलिए है ताकि कम जमीन पर ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। अगर फार्मर को पर हेक्टर यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी तो वो गेहूं चावल छोड़कर दाल क्यों उगाएगा? इकोनॉमिक्स भी तो देखनी है ना। तो यील्ड बढ़ाना जरूरी है ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म हो। राइट। और आखिरी क्रॉस क्वेश्चन इस टॉपिक पर, कंक्लूजन में प्रमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसान सिर्फ गेहूं चावल ना उगाएं बल्कि अपने क्रॉपिंग पैटर्न में दाल जैसी फसलें भी शामिल करें ताकि सॉइल का बैलेंस बना रहे और मार्केट रिस्क्स भी कम हो। मतलब एक ही चीज पर डिपेंड ना रहें। परफेक्ट। चलो अब इस पार्ट को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, प्रैक्टिस सेइंग दिस अलाउड। Pulses ensure health and sustainable agriculture. एक बार और। Pulses ensure health and sustainable agriculture. ग्रेट। तो इस टॉपिक का मिनी रिकैप बल्कि सस्टेनेबल फार्मिंग के फ्यूचर के लिए भी क्रिटिकल है। सिंपल। चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं। ओके। टॉपिक 2, हॉर्टिकल्चर, द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड पोटेंशियल। Broad micro theme, India's untapped green gold. हाँ, हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की खेती। हाँ, और यहाँ भी एक अजीब सा आंकड़ा है। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर सेकंड लार्जेस्ट, ये तो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन नंबर 1 यानी चाइना हमसे 4 गुना ज्यादा प्रोड्यूस करता है। सोचो इतना बड़ा गैप। 4 टाइम्स, दैट्स ह्यूज। तो चलो इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन यही है कि भले ही इंडिया टॉप प्रोड्यूसर्स में है पर ग्लोबल लीडर चाइना से हम बहुत पीछे हैं और इसके पीछे कुछ अहम चैलेंजेस हैं। बैकग्राउंड क्या है इसका? क्यों इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर? हॉर्टिकल्चर सेक्टर फार्मर्स के इनकम डबल करने में एक की रोल प्ले कर सकता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैश क्रॉप्स है, इनमें रिटर्न ज्यादा होते हैं पर इसका पोटेंशियल अभी तक अच्छी तरह से यूज नहीं हुआ है। ओके, तो आते हैं कोर लॉजिक पर। ये गैप क्यों है? फर्स्ट, प्रोडक्टिविटी इश्यूज। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हमारी प्रोडक्टिविटी काफी कम है। फॉर एग्जांपल टोमेटो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर इंडिया में ग्लोबली एवरेज से भी कम है। हम जमीन ज्यादा यूज कर रहे हैं पर आउटपुट कम निकाल रहे हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट, इनपुट चैलेंजेस। यहाँ भी प्रॉब्लम है। गुड क्वालिटी सीड्स और हाई यील्डिंग वैरायटीज की कमी। इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर फोकस बहुत कम है। किसान अभी भी पुराने तरीकों और बीजों पर निर्भर हैं। और तीसरा, मार्केटिंग एंड कॉम्पिटिटिवनेस। राइट, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, सप्लाई चेन टूटी हुई है, इसलिए 20-30% प्रोड्यूस तो मार्केट तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। ओह, दैट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट। बिल्कुल। और फिर आते हैं फाइटोसैनिटरी मेजर्स। इसके कारण ग्लोबल मार्केट में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। पहला क्रॉस क्वेश्चन यही है, ये फाइटोसैनिटरी मेजर्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसका आसान मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, जब दूसरे देश हमारे प्रोडक्ट्स में जैसे आम या अंगूर में किसी पेस्ट या इंसेक्ट के होने का डर दिखाकर उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसे हम अक्सर मीट नहीं कर पाते। गॉट इट। सेकंड क्रॉस क्वेश्चन, तो सबसे बड़ा चैलेंज प्रोडक्टिविटी है या मार्केटिंग? देखो, दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो पर मार्केटिंग अच्छी ना हो तो भी फायदा नहीं, किसान को दाम नहीं मिलेगा। और अगर मार्केटिंग अच्छी हो पर क्वालिटी अच्छी ना हो तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। दोनों पर एक साथ काम करना होगा। ठीक है। थर्ड क्रॉस क्वेश्चन, हाई यील्डिंग वैरायटीज का रोल यहाँ भी इंपॉर्टेंट है जैसे पल्सेस में था? बिल्कुल, इनफैक्ट यहाँ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम जमीन से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की फसल निकालने के लिए ये हमेशा जरूरी रहेगा, चाहे वो दाल हो या सेब। राइट। एक और सवाल, हम चाइना से इतना पीछे क्यों हैं? क्या वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे हैं? टेक्नोलॉजी एक पार्ट है पर उसके अलावा बेटर इनपुट्स, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन और गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट, ये कुछ बड़े कारण हैं। उन्होंने फार्म टू फॉर्क पूरी चेन को ऑप्टिमाइज किया है। ठीक है, तो इन सब चैलेंजेस का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हो रहा है? इम्पैक्ट सीधा है। इन चैलेंजेस की वजह से फार्मर्स को अच्छा दाम नहीं मिलता और हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अधूरा रह जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। और कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि इन चैलेंजेस से डील करके हॉर्टिकल्चर सेक्टर फार्मर्स की इनकम बढ़ाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG अचीव करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पोटेंशियल बहुत है। ओके, आखिरी क्रॉस क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए। कंक्लूजन में डबलिंग फार्मर्स इनकम को स्टैंडर्ड लाइन की तरह यूज करने से बचने को क्यों कहा गया सोर्सेज में? क्योंकि हर आंसर को यूनिक बनाना जरूरी है। सिर्फ एक कैच फ्रेज डाल देने से नहीं चलता। कंक्लूजन को क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स जैसे प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग, फाइटोसैनिटरी मेजर्स से कनेक्ट करना अच्छे मार्क्स दिलाता है। इट शोज डीपर अंडरस्टैंडिंग। मेक सेंस। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। Rehearse this. India's horticulture faces challenges in productivity, quality, and global competitiveness. लेट्स डू इट। India's horticulture faces challenges in productivity, quality and global competitiveness. Perfect. और मिनी recap. In short, पोटेंशियल बहुत है पर अच्छी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी इनपुट्स और मार्केटिंग के बिना हॉर्टिकल्चर सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। Excellent. अब हम challenges से solutions की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, अब मजा आएगा। टॉपिक 3, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। Broad micro theme. हर खेत को पानी। PMKSY ये 2015 में लॉन्च हुई एक फ्लैगशिप स्कीम है ना? मेन फोकस इरिगेशन यानी सिंचाई को अच्छा करना है। करेक्ट। इसका एक सिंपल एग्जांपल सोचो। इमेजिन करो अलग अलग मिनिस्ट्रीज इरिगेशन के लिए काम कर रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सब अपना अपना काम कर रहे थे लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे। एग्जैक्टली।
पीएमकेएसवाई ने उन सभी एफर्ट्स को एक छत के नीचे लाने की कोशिश की। यही इसका इंट्रोडक्शन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। और इसका बैकग्राउंड यही है कि इससे पहले इरिगेशन से जुड़ी कई स्कीम्स अलग-अलग चल रही थी। पीएमकेएसवाई इन सब में कन्वर्जेंस लाने के लिए शुरू की गई। द आइडिया वाज टू स्टॉप वर्किंग इन साइलोज। ठीक है, आते हैं कोर लॉजिक पर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। 1, इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट का कन्वर्जेंस, सब पैसा एक जगह आए, एक प्लान के मुताबिक खर्च हो। ओके। 2, इरिगेटेड एरिया को बढ़ाना, हर खेत को पानी। 3, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी पानी की एफिशिएंसी बढ़ाना। और 4, एक्विफर्स यानी भूजल को रिचार्ज करना और सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करना। पहला क्रॉस क्वेश्चन, ये कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? थोड़ा और डिटेल में। मतलब इरिगेशन से जुड़े सभी डिपार्टमेंट्स और स्कीम्स को एक साथ मिलाकर काम करवाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनरेगा के तहत कोई तालाब बन रहा है तो उसे इरिगेशन प्लान से जोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि तालाब कहीं और बने और खेत कहीं और प्यासा रहे। समझे। गॉट इट। रिसोर्सेज को पूल करके एफिशिएंटली यूज करना। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? इसने 3 पुरानी स्कीम्स को अमालगमेट किया, यानी मिलाया। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP और ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। और इसमें डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज किया गया है। स्टेट्स को ज्यादा पावर दी गई है। दूसरा क्रॉस क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग से किसान को क्या फायदा? फायदा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लोकल जरूरतों के हिसाब से इरिगेशन प्लान बना सकती हैं। हर स्टेट की ज्योग्राफी, सॉइल, पानी की अवेलेबिलिटी अलग है। एक वन साइज फिट्स ऑल मॉडल काम नहीं करता। इससे प्लानिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। राइट। तो पीएमकेएसवाई का सबसे बड़ा एम क्या है? नए डैम्स बनाना या पानी को अच्छे से यूज करना? यही तीसरा क्रॉस क्वेश्चन है एंड इट्स अ ग्रेट वन। एम दोनों है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब IABP के थ्रू के साथ साथ पर ड्रॉप मोर क्रॉप के जरिए पानी की एफिशिएंसी बढ़ाना इसका कोर आइडिया है। इट्स अ मिक्स ऑफ क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब आते हैं रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस पर। क्या इम्पैक्ट हुआ है? इम्पैक्ट हुआ है। स्कीम के बाद इरिगेशन कवरेज बढ़ा है, लेकिन प्रोग्रेस अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग यानी अनइवन रहा है और माइक्रो इरिगेशन का अडॉप्शन अभी भी काफी स्लो है। फोर्थ क्रॉस क्वेश्चन, स्कीम अच्छी है तो इसका अडॉप्शन स्लो क्यों है? इसके भी कई कारण हैं। फंड रिलीज में देरी, स्टेट्स के बीच अनइवन प्रोग्रेस और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड लेवल पर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के बीच अभी भी वीक कन्वर्जेंस है। कागज पर तो सब साथ है पर फील्ड में नहीं। और आखिरी सवाल इस टॉपिक पर, एक्वाफर्स रिचार्ज करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे जा रहा है। हम जितना पानी निकाल रहे हैं उतना बारिश से वापस नहीं जा रहा। अगर एक्वाफर्स रिचार्ज नहीं किए तो फ्यूचर में पानी की ऐसी कमी होगी कि खेती करना ही मुश्किल हो जाएगा। इट्स अबाउट फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी। क्रिटिकल पॉइंट। तो कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन यही है कि स्कीम को 2026 तक एक्सटेंड किया गया है, जो ये दिखाता है कि अभी भी इस फील्ड में काफी काम करना बाकी है। डायरेक्शन सही है पर स्पीड बढ़ानी होगी। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। Practicing. PMKSY focuses on convergence, efficiency, and increasing irrigated area. One more time. PMKSY focuses on convergence, efficiency, and increasing irrigated area. Good. और इसका मिनी रिकैप? In short, PMKSY इरिगेशन की सभी प्रॉब्लम्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन लाने की कोशिश है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन एक बड़ा चैलेंज है। Perfect. Let's move to a related but very different concept. टॉपिक 4, वाटरशेड डेवलपमेंट। Broad micro theme. Making every drop count. वाटरशेड, ये वर्ड सुनने में टेक्निकल लगता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है। वाटरशेड एक ऐसा लैंड एरिया होता है जहां से बारिश का सारा पानी बहकर एक सिंगल पॉइंट जैसे नदी या तालाब पर जमा होता है। एग्जाम्पल? इमेजिन अ स्लोपिंग हिल। उस पर गिरने वाला पानी छोटी छोटी धाराओं से बहकर नीचे एक नदी में मिलता है। वो पूरा हिल एरिया उस नदी का वाटरशेड है। सिंपल है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? इंट्रोडक्शन यही है कि वाटरशेड डेवलपमेंट का मतलब है उस पूरे एरिया का इस तरह से मैनेजमेंट करना कि नेचुरल रिसोर्सेज खासकर पानी और मिट्टी को कंजर्व किया जा सके। और इसका बैकग्राउंड या फंडा क्या है? इसका सिंपल फंडा है रनिंग वाटर टू स्टॉप एंड स्टैंडिंग वाटर टू सिंक इनसाइड, यानी बहते पानी को रोको और उसे जमीन में एब्जॉर्ब होने दो। रन को वॉक कराओ, वॉक को क्रॉल और क्रॉल को स्टैंड स्टिल। एग्जैक्टली, यही इसका कोर प्रिंसिपल है। अब आते हैं कोर लॉजिक पर। इसका मेथड क्या है? हाँ, ये कैसे किया जाता है? ये रिज टू वैली बेसिस पर किया जाता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर यानी रिज से नीचे यानी वैली की तरफ बनाया जाता है। पहला क्रॉस क्वेश्चन, रिज टू वैली अप्रोच ही क्यों, उल्टा क्यों नहीं? क्योंकि पानी ऊपर से नीचे बहता है। अगर हम नीचे से स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे तो ऊपर से तेजी से आने वाला पानी आराम से उस स्ट्रक्चर को तोड़ देगा। इसीलिए ऊपर से पानी की स्पीड को कंट्रोल करते हुए उसको रोक रोक कर नीचे आते हैं। इट्स अबाउट फॉलोइंग द फ्लो ऑफ ग्रेविटी। मेक्स परफेक्ट सेंस। तो इसमें करते क्या है? इसमें चेक डैम्स, पर्कुलेशन पॉन्ड्स और ट्रेंचेस यानी खाइयां बनाए जाते हैं। ओके, और इसके बेनिफिट्स? बेनिफिट्स कई हैं। वाटर कंजर्वेशन, फ्लड कंट्रोल और सॉइल कंजर्वेशन होता है। डिग्रेडेड लैंड अच्छी हो सकती है और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बेहतर हो सकती हैं। तो फिर इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? सब कुछ इतना अच्छा है तो प्रॉब्लम कहाँ है? इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी के मुताबिक 2009 से 2015 के बीच सिर्फ 10% प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हुए। सिर्फ 10%? हाँ, स्टेट्स फंड देने में रिलक्टेंट रहते हैं और एक बड़ी लिमिटेशन है सस्टेनेबिलिटी, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। ठीक है। सेकंड क्रॉस क्वेश्चन, अगर इसके इतने फायदे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें पैसा क्यों नहीं लगाना चाहती? क्योंकि इसका इम्पैक्ट आराम से या तुरंत दिखता नहीं है। ये शोकेस करने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे एक बड़ा डैम या हाईवे। इसका असर धीरे धीरे सालों में दिखता है। पॉलिटिकल विल की कमी रहती है। थर्ड क्रॉस क्वेश्चन, वो सस्टेनेबिलिटी कंसर्न क्या था? किसान ज्यादा पानी वाली फसल उगा रहे थे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वाटरशेड से जो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी सेव हुआ था उसे शुगर केन जैसी वाटर गजलिंग फसल तेजी से खत्म कर देती है और सिचुएशन वापस पहले जैसी हो जाती है। इसे रीबाउंड इफेक्ट कहते हैं। पानी बचाया पर उसे मैनेज करना नहीं सीखा। गॉट इट।
रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हो तो? सही तरीके से इंप्लीमेंट होने पर ये रेन फेड एरियाज की सूरत बदल सकता है। जहां सिर्फ बारिश पर खेती डिपेंड करती है, वहां ये एक लाइफलाइन बन सकता है। ठीक है, फोर्थ क्रॉस क्वेश्चन, इससे फ्लड कैसे कंट्रोल हो सकता है? आसान है। जब बारिश का पानी तेजी से बहकर शहरों या गांवों में आने के बजाय रास्ते में ही ट्रेंचेस और पॉन्ड्स में रुक जाता है और जमीन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आगे फ्लड की सिचुएशन ही नहीं बनती। ये नेचुरल स्पंज की तरह काम करता है। ब्रिलियंट। और आखिरी सवाल, सोर्सेज में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल पीपल का जिक्र है, इसका क्या रोल है? रोल ये है कि गवर्नमेंट एक बार ट्रेंचेस या चेक डैम्स बना देगी, लेकिन उनकी देखभाल और मेंटेनेंस आगे चलकर लोकल लोगों को ही करना होगा। अगर उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ साल में बेकार हो जाएगा। इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्रिटिकल है। समझ गया। तो कंक्लूजन? कंक्लूजन यही है कि वाटरशेड डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज से लड़ने और रूरल वेलफेयर के लिए एक पावरफुल टूल है। बस इसके सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन पर फोकस करने की जरूरत है। चलो प्रैक्टिस टाइम। Rehearse. Watershed development works on a ridge to valley basis to conserve soil and water. अगेन, watershed development works on a ridge to valley basis to conserve soil and water. Fantastic. और mini recap? इन शॉर्ट, watershed development पानी बचाने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन इसका असर इसके अच्छे इंप्लीमेंटेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है। Exactly. अब हाईटेक सोल्यूशन पर चलते हैं। टॉपिक 5, माइक्रो इरिगेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम। मोर क्रॉप पर ड्रॉप। माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये एक वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है ना? हाँ, इसमें पानी सीधे फसल की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी कम से कम होती है। इसका एग्जांपल तो बहुत आसान है। इमेजिन करो, एक पौधे को पानी देने के 2 तरीके हैं। एक, पूरे गमले को पानी से भर दो। हाँ, जिसे फ्लड इरिगेशन कहते हैं खेत में। राइट। और दूसरा, एक ड्रॉपर से बूंद बूंद करके पानी सीधा उसकी जड़ों में डालो। ड्रिप इरिगेशन बिल्कुल दूसरे तरीके जैसा है। परफेक्ट एनालॉजी। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडिया में 18% ग्लोबल पॉपुलेशन है, पर फ्रेश वाटर सिर्फ 4%, और इसका 80% से ज्यादा एग्रीकल्चर में, जैसा हमने शुरू में कहा, इनएफिशिएंटली यूज होता है। यहाँ माइक्रो इरिगेशन की जरूरत समझ आती है। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड सिंपल है। ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन में बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है या जमीन में इतना नीचे चला जाता है जहां रूट्स पहुंच नहीं सकती। माइक्रो इरिगेशन इस वेस्ट को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, आते हैं कोर लॉजिक पर। इसके बेनिफिट्स क्या है, एक एक करके बताओ। ठीक है। बेनिफिट नंबर 1, वाटर यूज एफिशिएंसी। पानी का यूसेज 50% तक कम हो सकता है। 50%? हाँ। नंबर 2, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी। फर्टिलाइजर पानी के साथ बहने के बजाय सीधे पौधे को मिलता है, इससे फर्टिलाइजर भी कम लगता है। पहला क्रॉस क्वेश्चन, तो माइक्रो इरिगेशन से सिर्फ पानी बचता है या और भी फायदे हैं? नहीं, यही तो बात है। पानी के अलावा फर्टिलाइजर, एनर्जी और पैसा भी बचता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, एनर्जी एफिशिएंसी कैसे, वो बताओ। वो है बेनिफिट नंबर 3, एनर्जी एफिशिएंसी। ये दूसरा क्रॉस क्वेश्चन भी हो गया। जब आपको कम पानी पंप करना है तो आपका मोटर कम देर तक चलेगा, इससे सीधे सीधे बिजली बचेगी। सिंपल। राइट। और बेनिफिट नंबर 4? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। पौधों को बैलेंस्ड पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलने से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, जिससे यील्ड बढ़ता है। और 5वां? कॉस्ट सेविंग। पानी, फर्टिलाइजर और एनर्जी तीनों पर खर्चा कम होता है, तो फार्मर की नेट इनकम बढ़ती है। फायदे तो बहुत है, तो फिर चैलेंजेस क्या है? सब किसान इसे यूज क्यों नहीं करते? ये मेरा तीसरा क्रॉस क्वेश्चन। मेन कारण है इसके लिए शुरू में ज्यादा पैसा लगना, यानी हाई इनिशियल कॉस्ट। भले ही सब्सिडी मिलती है, पर छोटे किसानों के लिए ये अभी भी महंगा है, और जिन इलाकों में अच्छी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, वहां भी ये एक इशू है। फोर्थ क्रॉस क्वेश्चन, सोर्सेज में कस्टम हायरिंग सेंटर्स का जिक्र है, ये इसमें कैसे मदद कर सकते हैं? ऐसे कि किसानों को पूरा सिस्टम खरीदने के बजाय वो इसे किराए पर ले सकते हैं, इससे उनका शुरुआती खर्चा बच जाएगा। पे पर यूज मॉडल छोटे किसानों के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। ब्रिलियंट आइडिया। आखिरी सवाल, क्या माइक्रो इरिगेशन हर फसल के लिए सूटेबल है? मोस्टली हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी फसल के टाइप के हिसाब से अलग हो सकती है। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए ड्रिप इरिगेशन बेस्ट है, गेहूं जैसी फसलों के लिए स्प्रिंकलर्स यूज हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज करना पड़ता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है इसका? इम्पैक्ट ये है कि इस टेक्नोलॉजी से किसान कम पानी वाले इलाकों में भी अच्छी फसल ले सकते हैं। इससे उनकी इनकम बढ़ सकती है और वाटर स्ट्रेस कम हो सकता है। और कंक्लूजन? कंक्लूजन यही है कि माइक्रो इरिगेशन इंडिया के वाटर स्कैसिटी क्राइसिस का एक पावरफुल सोल्यूशन बन सकता है। बस इसके अडॉप्शन को आसान और अफोर्डेबल बनाने की जरूरत है। ओके, लेट्स प्रैक्टिस दिस। प्रैक्टिस सेइंग दिस अलाउड। Micro irrigation improves water, fertilizer, and energy efficiency, leading to higher productivity. One more time. Micro irrigation improves water, fertilizer, and energy efficiency, leading to higher productivity. Great. और मिनी रिकैप। In short, micro irrigation कम पानी में ज्यादा फसल उगाने का एक स्मार्ट तरीका है, लेकिन इसे अफोर्डेबल बनाना एक अहम काम है। एक्सीलेंट। अब एक बहुत ही कूल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। टॉपिक 6, एलोपैथी। ब्रॉड माइक्रो थीम, द केमिकल कन्वर्सेशंस ऑफ प्लांट्स। एलोपैथी ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें एक पौधा कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो दूसरे पौधों पर असर डालते हैं। राइट। बिल्कुल, आसान भाषा में ये पौधों के बीच की एक केमिकल कम्युनिकेशन है। ये असर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। एक एग्जांपल दो। सबसे कॉमन एग्जांपल है मेरीगोल्ड यानी गेंदा फूल। इसके पौधे अपनी जड़ों से कुछ ऐसे केमिकल्स निकालते हैं जो पेस्ट्स, खासकर निमोटोड्स को दूर भगाते हैं। इससे आसपास के दूसरे पौधे जैसे टमाटर भी सेफ रहते हैं। दिस इज पॉजिटिव एलोपैथी। वाओ, दैट्स नेचर्स ओन पेस्टिसाइड। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन यही है, एलोपैथी पौधों के बीच की एक केमिकल कम्युनिकेशन है, और इसका बैकग्राउंड ये है कि इस कॉन्सेप्ट को समझकर हम फार्मिंग को और सस्टेनेबल बना सकते हैं। ओके, आते हैं कोर लॉजिक पर। इसका पॉजिटिव रोल क्या है? इससे केमिकल हर्बिसाइड्स की जरूरत कम हो सकती है, जैसे राई फसल के अवशेष यानी रेजिड्यू वीड्स को उगने से रोकते हैं। इससे क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग यानी एक साथ अलग अलग फसलें उगाना को अच्छे से प्लान किया जा सकता है। अच्छा, तो पहला क्रॉस क्वेश्चन यही है, एलोपैथी अच्छी चीज है या बुरी? ये दोनों हो सकती है। इट्स अ डबल एज्ड सॉर्ड। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा पौधा किसके पास उगाया जा रहा है।
इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा सवाल, इससे हर्बिसाइड का यूज कैसे कम हो सकता है? जैसे मैंने राई का एग्जाम्पल दिया, कुछ फसलें नेचुरली ऐसे केमिकल्स छोड़ती हैं जो आसपास के वीड्स को पनपने नहीं देते। इससे केमिकल वीड किलर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लिविंग मल्च का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। नाइस। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। कुछ पौधों के केमिकल्स दूसरों के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे मस्टर्ड यानी सरसों के केमिकल्स टोमेटो की ग्रोथ को रोक सकते हैं। तीसरा क्रॉस क्वेश्चन, मस्टर्ड और टोमेटो का एग्जाम्पल, इसका मतलब हम इन्हें साथ में नहीं उगा सकते? करेक्ट। ऐसा करना टोमेटो की फसल के लिए नुकसानदायक होगा। किसान को इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो किसान इस नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकता है? ये चौथा सवाल है। सही फसलों को एक साथ इंटरक्रॉपिंग या एक के बाद एक क्रॉप रोटेशन उगाकर उसे पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट्स दोस्त हैं और कौन से दुश्मन। इट्स लाइक प्लानिंग अ सीटिंग चार्ट फॉर अ पार्टी। हाँ, गुड एनालॉजी। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग से हम बायो पेस्टिसाइड्स और बायो हर्बिसाइड्स बना सकते हैं। ये केमिकल फ्री फार्मिंग की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और आखिरी सवाल, तो आगे का रास्ता क्या है? इसमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा R&D, ताकि हमें अलग अलग पौधों की एलोपैथिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता चले और इस नॉलेज को एक्सटेंशन सर्विसेज के थ्रू किसानों तक पहुंचाया जा सके। लैब टू लैंड। परफेक्ट। तो कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि एलोपैथी में सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देने का पोटेंशियल है, लेकिन इसके लिए अब भी काफी रिसर्च की जरूरत है। इट्स अ फील्ड विद ह्यूज पॉसिबिलिटीज। ओके, टाइम टू प्रैक्टिस। Practice. Allelopathy is the chemical influence of one plant on another. Again, allopathy is the chemical influence of one plant on another. Great. Mini recap. In short, allopathy पौधों का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसे समझकर हम केमिकल फ्री फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पर, द सेफ्टी नेट। टॉपिक 7, एग्री इंश्योरेंस एंड PMFBY। ब्रॉड माइक्रो थीम, सिक्योरिंग द फार्मर्स फ्यूचर। PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2016 में लॉन्च हुई एक फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। हाँ, इसका मकसद किसानों को फसल बर्बाद होने पर फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। इसका एग्जाम्पल तो बहुत जरूरी है। इमेजिन एक किसान की पूरी फसल बारिश या सूखे से बर्बाद हो गई, उसने जो लोन लिया था वो कैसे चुकाएगा? एग्जैक्टली। ऐसी सिचुएशन में PMFBY इंश्योरेंस कंपनी के जरिए उसके नुकसान की भरपाई करती है, ताकि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना आए। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ये है कि फार्मर सुसाइड्स का एक बड़ा कारण फसल बर्बाद होने से हुआ फाइनेंशियल स्ट्रेस है, और एग्री इंश्योरेंस इसका एक अहम समाधान हो सकता है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है? मतलब पुरानी स्कीम्स में क्या प्रॉब्लम्स थी? PMFBY से पहले की स्कीम्स में कई प्रॉब्लम्स थी। एक, पार्शियल रिस्क कवरेज, पूरा नुकसान कवर नहीं होता था। 2, हाई प्रीमियम रेट्स, किसानों को ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता था। 3, लिमिटेड क्रॉप्स, सिर्फ कुछ ही फसलों पर इंश्योरेंस मिलता था। और 4, डिलेज इन क्लेम सेटलमेंट, पैसा मिलने में बहुत देर हो जाती थी। ओके, तो अब आते हैं कोर लॉजिक पर। PMFBY में क्या इंप्रूवमेंट्स की गई? पहला इंप्रूवमेंट, हायर लॉस कवर, फसल बोने से पहले से लेकर फसल काटने के 14 दिन बाद तक का रिस्क कवर होता है, प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट। ओके, दूसरा, फुल कवरेज, सम इंश्योर्ड पर कोई लिमिट नहीं है, जितना नुकसान उतना क्लेम थ्योरेटिकली। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, लो यूनिफॉर्म प्रीमियम। पहला क्रॉस क्वेश्चन, PMFBY पुरानी स्कीम से बेहतर कैसे है? कोई एक मेन पॉइंट? सबसे बड़ा पॉइंट है फुल कवरेज और किसानों के लिए लो प्रीमियम। पहले ये दोनों चीजें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अब किसान को खरीफ के लिए सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना है। सिर्फ 2%? तो बाकी का पैसा कौन देता है? यही दूसरा क्रॉस क्वेश्चन है। अगर किसान कम प्रीमियम दे रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा कहां से मिल रहा है? बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट सब्सिडी के तौर पर देती है, और यही आगे चल के एक प्रॉब्लम बन जाता है। चौथा इंप्रूवमेंट क्या था? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और मोबाइल टेक का यूज फास्ट असेसमेंट के लिए किया जाता है, ताकि क्लेम्स जल्दी सेटल हो सकें। तीसरा क्रॉस क्वेश्चन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से क्लेम सेटलमेंट फास्ट कैसे हो सकता है? ड्रोन से फसल के नुकसान का असेसमेंट जल्दी और अच्छे से, मतलब मोर एक्यूरेटली हो सकता है। इससे पेपर वर्क और फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम बचता है। फोटोज एंड वीडियोस सर्व एज एविडेंस। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड इंपैक्ट एंड चैलेंजेस पर आते हैं। इम्पैक्ट ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बन गई है बाय एनरोलमेंट, लेकिन चैलेंजेस भी बड़े हैं। स्टेट्स पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया है, जिसके कारण कई स्टेट्स इससे बाहर निकल गए हैं। जैसे गुजरात, वेस्ट बंगाल। हाँ, क्लेम सेटलमेंट में अभी भी डिलेज होते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के आरोप लगते हैं। चौथा क्रॉस क्वेश्चन, इंश्योरेंस कंपनीज पर ह्यूज प्रॉफिट का आरोप क्यों लगता है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि वो जितना पैसा क्लेम्स में देते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा प्रीमियम, फार्मर्स प्लस गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में कलेक्ट करते हैं। द क्लेम रेशियो इज ऑफन वेरी लो। और आखिरी सवाल इस पर, इस स्कीम में शेयर क्रॉपर्स या टेनेंट फार्मर्स को कवर ना करना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में एक बड़ी संख्या में किसान दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं और उनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे लैंड रिकॉर्ड्स नहीं होते इंश्योरेंस लेने के लिए। तो सबसे जरूरतमंद लोग ही स्कीम से बाहर रह जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा गैप है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि PMFBY एक अच्छी दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन गैप्स जैसे फाइनेंशियल बर्डन, क्लेम डिलेज और टेनेंट फार्मर्स का एक्सक्लूजन, इनको दूर करना जरूरी है ताकि इसका पूरा फायदा किसानों तक पहुंच सके। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। Rehearse. PMFBY provides full coverage at a low premium to secure farmers against crop loss. One last time. PMFBY provides full coverage at a low premium to secure farmers against crop loss. Great work. तो आज की चर्चा का फाइनल रिकैप करते हैं। तो आज हमने इंडियन एग्रीकल्चर के कई इंपॉर्टेंट पहलुओं को समझा। एक चीज साफ है, चैलेंजेस बड़े हैं पर सॉल्यूशंस और इनोवेशंस भी मौजूद हैं। बिल्कुल। ब्रॉड माइक्रो थीम था सॉल्विंग इंडियाज कोर एग्रीकल्चरल पजल्स। हमने देखा कि पल्सेस, हेल्थ और सस्टेनेबल फार्मिंग दोनों के लिए जरूरी हैं। हॉर्टिकल्चर पोटेंशियल बहुत है पर प्रोडक्टिविटी और मार्केटिंग में हम पीछे हैं।
PMKSY इरिगेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, पर इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। और वाटरशेड डेवलपमेंट एक नेचुरल कम्युनिटी ड्रिवन सोल्यूशन है पानी बचाने का। माइक्रो इरिगेशन एक टेक ड्रिवन सोल्यूशन है मोर क्रॉप पर ड्रॉप के लिए। एलोपैथी नेचर्स ओन वे ऑफ फार्मिंग। PMFBY एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी नेट है, पर उसमें सुधार की जरूरत है। अब लिसनर्स के लिए 6 शॉर्ट कंटेंट प्रोब्स। How would you recall the main segments of PMKSY? Think about its 4 core objectives. Second probe, quick guide. Layer the watershed development idea visually. Ridge से valley तक, remember. Third, suggest a memorization tweak for allopathy's core idea. Think plant friends and plant enemies. Fourth, pulses का paradox क्या था? Largest producer and consumer, फिर भी? Fifth, माइक्रो इरिगेशन के 3 मेन एफिशिएंसीज क्या थीं? वाटर, फर्टिलाइजर और सिक्स्थ, PMFBY पुरानी स्कीम से कैसे बेहतर है? सोचो लो प्रीमियम और फुल कवरेज के बारे में। अब आज का चैलेंज। एक आखिरी सवाल जो लिसनर्स के लिए है। हमने देखा कि पानी बचाने के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट जैसे कम्युनिटी ड्रिवन सॉल्यूशंस हैं और माइक्रो इरिगेशन जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस भी हैं। आपके हिसाब से इंडिया जैसे देश के लिए इन दोनों में से कौन सा अप्रोच ज़्यादा सस्टेनेबल और स्केलेबल है, या फिर इनका एक हाइब्रिड मॉडल ही आगे का रास्ता है? इस पर जरूर सोचना। We hope this was useful. सब्सक्राइब नाउ, कमेंट योर फीडबैक, शेयर टू ग्रो द चैनल। अगली बार